सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेलीकॉम डॉक्स चैनल। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएनएल का 2 साल का मेरा यूजेज एक्सपीरियंस रिव्यू। ना कि सिर्फ रिव्यू मगर मेरे खुद के ओपिनियंस भी है बीएसएनएल के लिए, वो भी लेके आया हूँ। और इसी के साथ ही इन डेप्थ ऐसी टेक्निकल नॉलेज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो कि यूट्यूब पे कोई भी नहीं दे सकता आपको। हाँ, टेक्निकल वर्ड सुन के ये मत समझ लेना कि किसी भी नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगी। इतने बेसिक, इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा कि हर किसी को समझ में आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं बोल दूंगा कि किसी दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल ही पूरी की पूरी प्योर रखने वाला है इस वीडियो को, सारी चीज़ें इसमें आपको बता दूंगा। और वो जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं वो किसी और वीडियो के लिए। मगर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बीएसएनएल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम चैनल कहलाता ही है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें कंटेंट की। तो चलो, ये चीज़ है, ठीक है। इससे पहले मैंने, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बीएसएनएल की 1.5 साल की एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। उस वीडियो में मैंने उसको बिल्कुल ही बेसिक रखा था, उसमें कोई भी ऐसी कोई स्पेशल चीज़ें नहीं थी, नॉर्मल चीज़ें बता दी थी। उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे उम्मीद नहीं थी उस वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच गाइज उसके लिए, ठीक है। अब आज की वीडियो में सारे पर्सनल ओपिनियंस भी बताऊंगा बीएसएनएल किस स्थिति में जा रहा है अभी, ना कि सिर्फ रिव्यू मगर और भी बहुत सारी चीज़ें, आगे वो क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी थी, ना ही आगे देखने को मिलेगी किसी और चैनल से, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता है ना, मुझे लगता है 1 घंटे से नीचे ही रखने की कोशिश करूँगा मैं। मगर लंबी भी चली जाए तो एंड तक देखोगे ना, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ तो देखा है आज के टाइम में, जब सब शॉर्ट्स और रील्स वगैरह सारा कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ऐसी एक पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो में आप देख सकते हो, आप कुछ काम वगैरह कर रहे हो ना, तो फ़ोन को साइड में रख के ऑडियो सुन सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना देखने का, तो रेकमेंड करूँगा कहीं ग्रुप या किसी फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना, और वॉच हिस्ट्री में सेव हो जाएगी वीडियो। तो शाम को घर जाके फ्री होके जब भी है देख सकते हो। मगर हाँ, जब भी इस वीडियो को देखो अच्छे से देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मेरा बीएसएनएल के साथ एक्सपीरियंस कैसे शुरू हुआ उसकी छोटी सी स्टोरी दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे 2022 की जनवरी से लेने की कोशिश कर रहा था बीएसएनएल की सिम को, जब आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ में मतलब प्रचलित हो गया था बीएसएनएल की, मतलब इसके सब्सक्राइबर्स गिरते जा रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी को, इंडियन कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और मैं उनके ऑफिस गया था, वहाँ पे सबसे बेकार कस्टमर एक्सपीरियंस मिला था मुझे। वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, चैनल की पहली वीडियो है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, मतलब 14,000 से ज़्यादा व्यूज़ है अभी उसमें। फर्स्ट वीडियो मतलब वायरल हो गई थी चैनल की उस टाइम, वो भी काफ़ी लंबी वीडियो थी, ठीक है। तो वो आप देख लेना पूरी स्टोरी के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने सिम को बैकअप सिम की तरह 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में 107 का प्लान यूज़ करता था, और फिर 201 का यूज़ करने लगा। उसका क्या रीज़न है, प्लान की वैलिडिटी कम करते गए, प्राइसेस बढ़ाते गए, ठीक है, वो आगे बताऊंगा वीडियो में। इसी वजह से सबसे पहली वीडियो आई थी वही वाली चैनल पे 16 फरवरी 2022 की, बीएसएनएल एक्सपीरियंस को लेके। आज 20 फरवरी हो चुकी है, ठीक है। 2 साल बाद शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, कल या परसों तक ये वीडियो आ जाएगी चैनल पर, तो उस टाइम आप देख रहे होगे वीडियो को, ठीक है। और जब से मैंने वो वीडियो बनाई है, और फिर जब से मैंने वो बीएसएनएल की सिम ली है ना, अगर हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँ ना एक वर्ड में, तो मैं उसको सिर्फ ऐसे ही सिम को चालू रखने के लिए रिचार्ज कराता हूँ। वैसे कोई पर्सनली ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। हाँ, वो नंबर थोड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, बाकी उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। अब शुरुआत कर लेते हैं मेरे यूजेज से, और मैं कौन सा रिचार्ज कराता हूँ वो आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, भाई आप इतनी सारी सिम मैनेज कैसे कर लेते हो, किस तरह से रिचार्ज करते हो, बंद होने से कैसे बचाते हो, ठीक है। वो तो अलग टॉपिक है, अलग वीडियो में बना के बता दूंगा। मगर बीएसएनएल के स्टैट्स बताता हूँ, कौन सा रिचार्ज किस तरह से मैं सिम को एक्टिव रखता हूँ, और एक कुछ जीपी की डिटेल्स है वो आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं देखा काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इससे रिलेटेड। पहले मैंने आपको बताया जैसे मैं 107 का रिचार्ज कराता था, उसकी अब डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो ज़्यादातर लोगों को पता है। अब जो करंट में रिचार्ज कराता हूँ 201 रुपये का, ठीक है, इसमें 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। मगर आप देखना यहाँ पे एक कैच होगा, अगर आपकी बीएसएनएल की सिम चल रही है ना अभी, और आप 201 रुपये का रिचार्ज कराने जाते हो, तो वहाँ पे ऐप में एरर शो कर देगा कि ओनली वैलिड फॉर GP2 सब्सक्राइबर्स। कुछ लोग गूगल करेंगे, कुछ लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आखिर ये GP2 का माजरा क्या है, ठीक है। GP2 से पहले आता है GP1, और ये GP1 और GP2 आखिर है क्या। तो देखो गाइस, GP का मतलब है ग्रेस पीरियड। इजी मतलब आसान भाषा में बताऊं तो आप टेलीकॉम ऑपरेटर का रिचार्ज कराते हो ना, तो रिचार्ज की आपको पूरी सर्विस मिल जाती है, उसके बाद भी सिम चालू रहती है ना, तो वो ऑपरेटर आपको ग्रेस देता है, मतलब एक तरह से लोन कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ज़्यादा अगर मुश्किल टर्म में ना समझाऊँ तो एक लोन देता है कि हाँ भाई, आपने रिचार्ज नहीं कराया फिर भी इतने दिनों के लिए आप सिम एक्टिव रख सकते हो। तो इस तरह से ग्रेस पीरियड काम करता है बीएसएनएल में, और ज़्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर्स में 2 ग्रेस पीरियड होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। बीएसएनएल की बात कर रहे हैं आज,
रिचार्ज। तो BSNL में होता है GP1 और GP2। GP1 होता है ग्रेस पीरियड 1, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होती है, जैसे मान लो आज 20 फरवरी है, मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है ना, तो इसकी वैलिडिटी 7 दिनों के लिए होती है, ठीक है। तो 20 से लेकर 7 दिन मतलब 27 फरवरी तक मेरा नंबर तो चालू रहेगा, मगर मैं किसी को कॉल नहीं कर पाऊंगा मेरे नंबर से और SMS नहीं भेज पाऊंगा। लेकिन सामने वाले की मेरे पास कॉल आती रहेगी और SMS भी आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है GP2 यानी कि ग्रेस पीरियड 2। ये स्टार्ट होता है 8वें दिन से रिचार्ज खत्म होने के बाद, मतलब 28 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। और ये 165 दिन तक चलेगा उसके, 28 फरवरी और उसके 165वें दिन तक चलेगा। इसमें क्या होगा, आप इनकमिंग कॉल्स SMS वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। आउटगोइंग तो ऐसे ही रिचार्ज खत्म होने के बाद बंद हो जाती है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 200 रिचार्ज एक वाला रिचार्ज है ना, वो कैसे काम करता है। तो आपका रिचार्ज आज खत्म हो गया, 7 दिन के अंदर आप रिचार्ज कराओगे तो नहीं होगा, रिचार्ज चल रहा है तब भी रिचार्ज कराओगे 201 से तो नहीं होगा। लेकिन 8वें दिन सर जैसे ही रिचार्ज कराओगे ना 165वें दिन तक, तब आप ये रिचार्ज करा सकते हो, ठीक है। और 165वें दिन के बाद कुछ लोग पूछेंगे भाई क्या होगा, तो आपकी सिम डीएक्टिवेट कर सकता है BSNL, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में होती नहीं है, जैसे जियो की भी बड़े टाइम बाद सिम बंद नहीं होती, मगर वो राइट है कंपनी का। 165वां दिन आते ही BSNL तो मेरे हिसाब से 99% कर ही देगा, मगर 165वां दिन आते ही जैसे वो दिन क्रॉस होगा, कंपनी के पास पूरा राइट है नंबर डिस्कनेक्ट करने का, और आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। आपके पास वैसे भी इतना सारा टाइम दे दिया था कंपनी को। और आप ये हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार मैं फ़ोन में क्या देख रहा हूँ, तो ये मतलब मैंने टॉकिंग पॉइंट्स बना रखे हैं। पहले तो मैं बिना पॉइंट्स के वीडियो बनाता था, मगर उसमें क्या है कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है छूट जाती हो, फिर बाद में मुझे पता चलता था कि यार ये पॉइंट तो बताना मैं भूल गया। तो इसकी वजह से टॉकिंग पॉइंट से कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है। टॉकिंग पॉइंट से क्या है, मैं फ्लो में एक एक चीज़ें आपको क्लियर बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं मेरे स्पीड टेस्ट की, और एक कुछ छोटी चीज़ें हैं वो स्पीड टेस्ट के साथ बोनस आपको और बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, फरवरी की शुरुआत से ही ना मैंने इसमें रिचार्ज करा लिया था 201 से, ठीक है। मैं वेट ही कर रहा था कि कब इसका GP2 पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें रिचार्ज करा लिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको प्राइमरी सिम बना ली, मतलब अपनी जो एक तो जो पहले मेरे जो फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है ना, उसी में सारी टेस्टिंग वगैरह हुई है, ध्यान रखना, स्पीड टेस्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें करता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, वो मेरा प्राइमरी फ़ोन है, ज़्यादातर मैं उसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। मॉडल पूछे तो मोटरोला H20 है ये, और वो मोटरोला H20 Pro है, ठीक है। तो उसमें 2 प्राइवेट ऑपरेटर्स की सिम थी, ठीक है। आज BSNL की बात करें तो किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर का नाम नहीं लूँगा, एक्सेप्ट एक के जो BSNL से ही रिलेटेड है उसमें, तो उसके अलावा किसी का नाम नहीं लूँगा। 2 प्राइवेट ऑपरेटर्स की सिम है उसमें, ठीक है। 1 और 2 वो किस तरह से यूज़ करता हूँ किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो वैसे यूज़ करता था, मगर जब से मैंने फरवरी में रिचार्ज कराया ना BSNL का, ठीक है, वैसे मैं रेगुलरली कराता रहता हूँ क्योंकि उस सिम को एक्टिव रखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने उसमें रिचार्ज कराया तो उसको मैंने इस फ़ोन में डाल लिया जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और उसके बाद उसको यूज़ किया डेली ड्राइवर की तरह। और लगभग 10-15 दिन में जितने भी आप हो चुके हैं, ठीक है। मैं वैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ जब जब मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, घर पे रहता हूँ 95% ऑफ द टाइम्स, तो इसी वजह से BSNL की सिम कम यूज़ हुई। लेकिन जब से मैंने इसमें डाली है ना, अच्छे से यूज़ करनी शुरू कर दी घर में भी, और जब मैं सुबह शाम डेली 2 टाइम पार्क जाता हूँ तो उस टाइम भी मैंने वहाँ यूज़ करी। प्राइवेट ऑपरेटर्स का तो सही नेटवर्क आता है वहाँ पे, मगर BSNL का वगैरह का क्या सिस्टम है आगे बात करते हैं, तो ठीक है। और मेरा यही रीज़न है इसको ऐसे यूज़ करने का इतने दिन से, कि मैं देखना चाहता था कि एज अ यूज़र मैं कैसा फील करता हूँ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। बहुत बार मेरे दोस्तों ने नहीं बोला यार ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है तेरा, तो नेट ही नहीं चल रहा, लेकिन मैंने बोला नहीं यार मेरे को BSNL यूज़ करना। मैंने एक बार भी प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क चालू नहीं किया, सिर्फ BSNL को यूज़ किया है, ठीक है। मगर स्पॉइलर दे देता हूँ आप लोगों को कि यार जैसे ये वीडियो बना के कंप्लीट करूँगा ना, मैं वापस से BSNL की सिम निकालूंगा, दूसरा प्राइवेट ऑपरेटर डालूंगा, उसके बाद उन्हीं का डेटा यूज़ करना वापस से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये स्पॉइलर अलर्ट था, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों की आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड टेस्ट की, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ना आप, तो स्पीड टेस्ट एक के बाद एक होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पिछले इतने दिनों में जो भी मैंने स्पीड टेस्ट करे हैं ना, वो यहाँ पे एक के बाद एक आपको चलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहला 2G का स्पीड टेस्ट था, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जगह जगह, जैसे एक इस रूम से और कहीं दूसरे रूम से, कहीं छत पे जाके, कोई बाहर गार्डन में। टावर मेरे घर से इस साइड है और 100 मीटर की दूरी पे है BSNL का, BSNL प्लस जियो का टावर है, ठीक है। 100 मीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से लाइन ऑफ साइट में पड़ता है, ठीक है। और मैं पार्क वगैरह जाता हूँ तो उसके भी सारे स्पीड टेस्ट वगैरह है, सारे का कंबाइंड इधर कर दिया मैंने। तो एक के बाद एक आता रहेगा, मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्पीड टेस्ट किया 2G का, ठीक है। और उसके बाद उसे वापस कभी नहीं किया क्योंकि यूज़लेस था, बिल्कुल किसी काम का ही नहीं था, वो तो फीचर फ़ोन्स के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर 3G के टेस्ट किए, ठीक है, टावर की लाइन ऑफ साइट पे जाके, मतलब घर के बाहर गया था, मेरे घर के अंदर ही था, मगर बाउंड्री पे गया था कि मेरे घर तक जो लाइन ऑफ साइट सीधा टावर दिख रहा है ना, जैसे फ़ोन सामने टावर है ना, तो बिल्कुल इस तरह से मैंने पकड़ के टेस्ट किया कि यार ऐसी क्या स्पीड आती है, ठीक है। तो वो सारी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
और फिर मैंने सोचा यार अगर मैं सारे स्पीड टेस्ट ही ऐसे करने लग जाऊंगा तो प्रैक्टिकल क्या रहेगा, मतलब कोई डेली ऐसे टावर के पास में जाके थोड़ी ना स्पीड टेस्ट करेगा, नेट चलाएगा। अपन तो अपने रूम में रहते हैं जहाँ अपन कर रहे हैं, कभी दुकान पे चले गए या फिर कभी कहीं भी चले गए, पार्क में चले गए, कहीं भी चले गए, तो वहाँ पे होता है ना नेट की यूज़। तो इसके बाद फिर मैंने इस आइडिया को ड्रॉप किया, उसका नॉर्मल स्पीड टेस्ट वगैरह मैंने करने लगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीड टेस्ट मेरे रूम से, पार्क से और शहर के दूसरे एरिया से जहाँ पे हर कोई इंसान डेटा यूज़ करता है, ठीक है। तो ये बेस्ट रियल वर्ल्ड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और सारी चीज़ें बता देंगे और ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से ये असल में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। 2G और 3G, 4G पे तक आया नहीं है, ठीक है। और अब टेस्ट की बात करें तो बेस्ट मेरे को अभी तक स्पीड मिली 10 से 12 Mbps की, वो भी 3G पे। वो था सुबह का 9:30 का टाइम हो रहा था, तो वही बेस्ट मिली आज तक मेरे को, क्योंकि 4G मैंने अपने एरिया में एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल तो जयपुर में डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है। कुछ टेस्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुए, अपलोड में आने के बाद ही उस स्पीड टेस्ट ने एरर दे दिया। कुछ में डाउनलोड स्पीड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अपलोड स्पीड्स तो सारे ही टेस्ट में पूरी ख़राब ही थी, ठीक है। खुद के सर्वर में ही पिंग इनकी इतनी बेकार थी, बाकी सर्वर के तो आप गाइस आप पूछना ही मत बिल्कुल। और हमेशा हमेशा मुझे आईपी जो ब्लॉक मिलता था, मतलब मेरा आईपी एड्रेस जो होता था ना, कभी यूपी का आ जाता था, कभी लखनऊ का, कभी चंडीगढ़ का, कभी दिल्ली का तो आया नहीं, वैसे वो तो MTNL से मैनेज करता है। तो मतलब इस तरह से अलग अलग शहरों के आईपी आ रहे थे। जयपुर का तो मतलब एक बार भी नहीं देखा होगा मैंने इस टेस्टिंग के दौरान। पिछली पहले बार जो एक 1.5 साल पहले फिर भी आ जाता था, अब तो बिल्कुल भी जयपुर का आईपी आना ही बंद हो गया। राजस्थान का, जयपुर छोड़ो राजस्थान का भी नहीं आया मतलब आईपी मेरे को, ठीक है। मतलब आप इजी अगर आपको देखना है ना, वैसे मैं वैसे बताऊंगा नहीं, वो टेक्निकल चीज़ तो फिर भी बता दूंगा। तो जैसे स्पीड टेस्ट में जाओगे ना, तो आप देखना नियरेस्ट जो आपको सर्वर दिखाएगा ना आपके सिटी का होगा, तो मतलब आपके सिटी का ही आईपी है। मेरे कभी यूपी पहुंच जाता है, वो कभी लखनऊ पहुंच जाता है, कभी चंडीगढ़ पहुंच जाता है। और IPinfo.io पे जाके भी आप देख सकते हो कौन सी आईपी मिली, या फिर व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस सर्च करके देख सकते हो गूगल पे, अगर आप टेक्निकली चीज़ें जानना चाहते हो तो, ठीक है। और ये चीज़ तो थी, राउटिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब गेमिंग की तो बात ही मत करना, गेम्स तो मैंने खोल के भी देखने की नहीं सोची, क्योंकि स्पीड टेस्ट में 3000 मिली सेकेंड की मतलब पिंग थी, मतलब लोडेड लेटेंसी डाउनलोड में, मतलब 3 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकंड पूरे लग रहे थे पिंग को आने में। और मतलब जहाँ मिली सेकेंड में बात होती है, यहाँ पे हज़ारों मिली सेकेंड में पहुँच गया था, मतलब बिल्कुल ही बेकार पिंग है, ठीक है। और क्या क्या कह सकते हैं, तो गेमिंग तो मैंने इसमें करी नहीं, ठीक है गाइस। आप ये मत बोलना कि गेमिंग क्यों नहीं करी, मगर मैंने करी ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि भाई स्पीड टेस्ट ही फेल हो रहा है बीच में, तो गेमिंग की तो क्या ही बात करें, ओके। और ये H+ में था, मतलब HSPA+, मतलब 3G से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, तो इस तरह से है, उस पर टेस्ट किया था मैंने, ठीक है। अब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ पार्क में जाके, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, तो वैसे मैं प्राइवेट ऑपरेटर होता था ना, तो मैं 4G या 5G जो भी है उसमें से मैं नॉर्मल सॉन्ग चलाता था, ईयरफोन कान में होते थे, TWS, और उसके बाद चलते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर BSNL में मुझे सारे के सारे सॉन्ग्स यूट्यूब म्यूज़िक में डाउनलोड करने पड़े हैं। उसके बाद मैं फ़्लाइट मोड में ही सुनता हूँ, कि मतलब यार BSNL का नेट तो इतना अनरिलायबल है कि यार म्यूज़िक भी नहीं सुन सकता इससे। म्यूज़िक में ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार म्यूज़िक पे क्लिक कर दिया, एक बार वो चलना शुरू हो गया ना, यूट्यूब म्यूज़िक पे सुनता हूँ मैं, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं चलती, स्क्रीन बंद हो सकती है, ठीक है, तो इसकी वजह से। और मेरी हाई सेटिंग है रहती है उसमें यूट्यूब म्यूज़िक में, तो उसमें मतलब आप सॉन्ग पे क्लिक करोगे ना तो वो घूमेगा, घूम घूम के फिर फोटो लोड नहीं होगी, लेकिन सॉन्ग चलने लग जाएगा। फिर 3-4 सेकंड बाद फोटो भी लोड हो जाएगी, फिर वो बफर धीरे 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 होगा, 15-20 सेकंड में लेके वो बफर होगा 3-4 मिनट का सॉन्ग। उसके बाद ही मतलब पूरी तरह से वो चालू होगा। बाकी ऑपरेटर्स में क्या होता है, क्लिक करो और वो विदिन 2 सेकंड के अंदर पूरा बफर कर देता है उस सॉन्ग को। तो ऐसी चीज़ थी। मतलब ऐसा कहूँगा कि एक बार आपने सॉन्ग चला लिया तो रुकेगा नहीं, वो घूमेगा नहीं बीच में, लेकिन उसको चलाने में आपको बड़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो ज़रूर है, ओके। अब इसके बाद यूट्यूब वीडियो टेस्ट की बात करें, तो मैंने अपने रूम से ही वीडियो टेस्ट वगैरह करे थे ना। तो फिर क्या हुआ कि वीडियो यूट्यूब मैंने खोला, तो यूट्यूब ठीक है खुल जाता था, हाँ प्राइवेट ऑपरेटर है, वाईफाई यूज़ करो तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, अच्छा BSNL थोड़ा सा तो स्लो है। मगर आप सिर्फ BSNL यूज़ करो तो आपको लगेगा नहीं कि इतना स्लो है, ठीक है। वीडियोज़ वगैरह लोड हो जाती है, थंबनेल वगैरह लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, और स्क्रॉल करते हो तो थोड़ा सा वो घूमता भी है। इसके अलावा ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं। वीडियो पे क्लिक करो, 4-5 सेकंड या 3-4 सेकंड लगता है। अगर आप वाईफाई या दूसरा ऑपरेटर यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्लो चल रहा है थोड़ा BSNL, बाकी थोड़ा स्लो लगेगा। मैं तो वाईफाई यूज़ करता हूँ और बाकी ऑपरेटर्स भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे थोड़ा स्लो लगा, लेकिन जनरल एक्सपीरियंस में मुझे लगा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो का भी यही हाल था, मगर कि वीडियो पे क्लिक करो तो वो घूमेगी, लेकिन एक बार लोड हो गई ना वीडियो, मतलब घूम के एक बार चलने लग गई, तो फिर नहीं घूमेगी, वो बफर करता रहेगा, लेकिन अप टू 480 पिक्सल्स तक, ठीक है। 480p तक की वीडियो ऐसे हो जाएगी। उसके ऊपर करोगे तो फिर वो बफरिंग की समस्या वगैरह, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदार मत ठहराना, मगर मैंने आपको बता दिया 480 पिक्सल तक ठीक ठाक चल जाता है। हाँ स्टार्टिंग में मशक्कत होगी जैसे बताया, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके वो बफर करता रहेगा, आपको वीडियो में रुकावट नहीं होगी। ये मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ, आपके एरिया में डेफिनेटली डिफरेंस आ सकता है।
ओके, ये सारी स्पीड टेस्ट की बात हो गई और आई होप अब तक तो स्पीड टेस्ट क्लियर हो गए होंगे सारे। और अगर अभी भी नहीं हुए तो फिर भी चलो चलते रहेंगे स्पीड टेस्ट तो। अब इसके बाद मैं किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है कॉलेज का, मतलब लास्ट ईयर का। तो मैं फर्स्ट डे गया था कॉलेज में, और कॉलेज के क्या है, रास्ते में आते टाइम ही बीएसएनएल का ऑफिस पड़ता है। उससे थोड़ा घूमना पड़ता है लेकिन वो पड़ता है। तो मैंने सोचा बीएसएनएल के रिव्यू की वीडियो बना ही रहा हूँ। और मैं अभी अब तो 1 महीना भी नहीं बचा, 15 दिन ही बचे हैं, तो मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ ट्रिप पे। तो उसके लिए फिर मेरे को क्या है, सारे ऑपरेटर्स की तो रोमिंग चलती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स की मेरी 6 सिम्स में। लेकिन 7वीं जो सिम है बीएसएनएल की, उसमें पिछली बार नहीं चली थी। तो फिर मैंने देखा ना, तो वो उनके ऑफिस जाके ही एक्टिवेट कर सकते हो रोमिंग। तो मैंने सोचा कि चलो रोमिंग भी एक्टिवेट कर लेंगे और वीडियो के लिए थोड़ा सा एक सेगमेंट भी आ जाएगा कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब पहली बार ऑफिस गया था उस टाइम तो बहुत ही सबसे बेकार एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैं देखा चलो इस बार अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैं कॉलेज गया, कॉलेज से फिर आते टाइम वहीं ऑफिस चला गया था। और ऑफिस जाने के बाद मैंने सबसे पहले, चलो वो आगे बताता हूँ वीडियो में, उससे पहले मेन बात कर लेते हैं। ऑफिस में मैं गया, वहाँ पे सबसे पहले तो एक डेस्क पे बैठे हुए थे कोई। तो उन्होंने बोला, हाय सर आपकी कैसे मदद करूँ मैं। तुम्हें लगा चलो काफ़ी अच्छी सर्विस है, इस तरह से उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने बताया मेरे को रोमिंग एक्टिवेट करनी है। तो उन्होंने पूछा कि रिचार्ज जो है आपका। मैंने बोला हाँ रिचार्ज क्यों नहीं है, मैं ऐसे थोड़ी आऊँगा। तो उन्होंने ठीक है सर वहाँ जाइए। तो एक पर्दा सा लगा हुआ था, वैसे डेस्क थी, एक मैम बैठी थी, दूसरी मैम बैठी थी, एक चेयर खाली थी, फिर वहाँ पे पर्दा लगा था। तो वहीं पे जाके फिर उन्होंने बोला इस पर्दे के पीछे वो सर बैठे हैं, आप उनसे करवा लीजिए। तो ठीक है, फिर मैं वहाँ गया। तो मैंने वहाँ जाते ही देखा टिपिकल बीएसएनएल फैशन में, वहाँ कोई नहीं था, कुर्सी खाली थी, डेस्क पे कोई नहीं था। तो मैं मुड़ के यूँ देखने लग गया उनको। तो फिर उन्होंने पूछा सर कोई नहीं है वहाँ पे। बोला सर कोई नहीं है। बोला अच्छा 1 मिनट बुलाता हूँ। फिर वो आए मेरे पास टेबल से, फिर यहाँ पे एक गेट था, ऐसे मुड़ के उन्होंने देखा। फिर बोला सर कस्टमर आए। तो वो सर जी थे बाहर शायद कोई, वो आए अंदर। कहते हैं हाँ क्या हुआ सर। तो बोला सर ये बीएसएनएल की सिम है, मुझे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करानी है। ये बात सुनते हैं उनका सर ऐसे ऐसे हिलने लग गया। मतलब एक रिफ्लेक्स ही बना लिया है कि कस्टमर कुछ भी पूछेगा ना तो हमको तो ऐसे ऐसे करना है, पहले सोचना नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ऐसे ऐसे। तो कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे ऐसे। तो सर फिर मैं पूछा सर फिर कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसमें तो ऐसे लिखा ऑफिस आके ही होगी एक्टिवेट। तो वो कहते हैं कि आप एमआई रोड है वहाँ जाओ, वहाँ पे ऑफिस है, उनसे कराओ। तो मतलब यार मैंने यही सोचा, और मतलब चलो उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा लगता है ना कि यार मतलब क्या है, मतलब एक बड़े वाले ऑफिस गए। एक दुर्गापुरा में भी ऑफिस है, वहाँ मैं नहीं गया, पिछली बार बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। तो इसमें गया था। यहाँ पे भी यार ऐसा बोल रहे हो कि एम आई रोड वाले उसमें जाओ, वो बहुत दूर पड़ता है एम आई रोड, और कोई मतलब भी नहीं है वहाँ जाने का, ठीक है। मैं तो टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कौन सा बीएसएनएल के साथ कुछ बनाना है। तो यूँ मतलब ये रिएक्शन देख के ना, यूँ मतलब कुछ भी। फिर अब मैं क्या ही बोलूँ वहाँ पे। तो फिर चलो ठीक है, मैं वहाँ से निकल रहा था वापस घूम के। तो वो सर जी भी वापस वहाँ से गए बाहर, अपनी बातचीत में धूप सेक रहे होंगे उस टाइम है ना, क्योंकि कोई ऑफिस में काम तो है नहीं दूसरा। तो वहाँ से गए, रास्ते में ही फिर मैं अपनी बाइक की तरफ जा रहा था, रास्ते में तो वो दूसरे किसी इंसान से बात कर रहे थे, वो गार्डन सा एरिया था। तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने पूछा सर वो 4G कब लॉन्च होगा। तो तो चलो वीडियो वीडियो आप देख लो, मैंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ठीक है। उसी के 10-15 सेकंड बाद साइड में आके उनकी पार्किंग थी, वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। उनका रिस्पांस क्या है एक बार वो वीडियो देखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो गाइस मैं अपने सिटी के बीएसएनएल ऑफिस में आया था, और यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में पूछना था, तो मैंने पूछ लिया। और 4G लॉन्च के बारे में पूछ लिया, तो ग्राउंड लेवल पे। तो इंटरनेशनल रोमिंग में इन्होंने कहा एमआई रोड पे जो दूसरा सर्विस सेंटर है वहाँ जाके बात करो, वहाँ पे सिम आपकी चेंज होगी, उसके बाद इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट कर पाओगे आप। तो वो देखता हूँ आगे करूँगा तो नहीं, वैसे अभी तो मूड नहीं है, 1-2 दिन में देखते हैं। बाकी 4G की बात करी तो बीएसएनएल वाला ही रिप्लाई मिला, मतलब टीवी पे देख लो, आपको टीवी पे पता चल जाएगा बिल्कुल बढ़िया स्माइल के साथ। तो यही है बीएसएनएल का। यहाँ पे 4G नहीं चल रहा, जस्ट पीछे टावर है बिल्डिंग में, आपको ट्राई करूँगा फ़ोटो ऐड करने की। तो 4G नहीं चल रहा, H+ आ रहा है। और यहाँ का भी स्पीड टेस्ट मैंने कर लिया है, तो आप लोग चेक कर लेना स्पीड, ठीक है। मैं लगा दूँगा साइड में स्क्रीन पर। तो यही हालत है बीएसएनएल की अभी भी। तो बस मैं निकलता हूँ, कॉलेज से आ रहा था तो जस्ट मैंने सोचा ये चीज़ें भी कर लेते हैं, तो यही रिप्लाई आया। तो देख लो, रोमिंग के लिए दूसरे स्टोर पे जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में। और 4G की बात करें तो वो टीवी पे आ जाएगा। तो आई होप इसके बाद मुझे आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो लाइव ही रिएक्शन था मेरा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और एक और मतलब फ़नी बात बताता हूँ, ऑफिस के बाहर ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है बीएसएनएल 2G 3G 4G और 5G, और एक लाइन भी लिखी है, वो तो मैं भूल गया, मैं याद भी नहीं करना चाहता। फ़ोटो आपने देख ली होगी स्क्रीन पे, मैंने लगा दी, ठीक है। तो
आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, ये आपने वीडियो देख लिया, आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। मेरा ये एक्सपीरियंस था लाइव, उसी टाइम मैंने इसलिए रिकॉर्ड करी, होता तो मैं अभी आपको वीडियो में बताता पूरी चीज़। मैंने पहले की स्टोरी तो बता दी, फिर जो हुआ वो उसने आप वीडियो में देख लिया। उसका ये रीज़न था कि मतलब जो कस्टमर जैसा फील करता है वो फिर वीडियो में कैप्चर हो जाता है, तो आपने वहाँ पे देख लिया। ऑल दो स्माइल रहती है चेहरे पे, मगर अंदर से फ्रस्ट्रेशन रहती है, यार क्या कंपनी है ये। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे उसकी। तो ठीक है, तो यही हुआ। और अब स्पीड टेस्ट की वापस आ जाते हैं। तो ज़्यादातर टाइम तो उनका 3G भी काम नहीं करता। मतलब क्या है कि मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ ना फ़ोन, डेटा ऑन कर लेता हूँ, है ना, फ्लाइट मोड पे रहता है 99% ऑफ द टाइम्स मेरा फ़ोन, सारे ऑपरेटर्स के कोई भी हो। तो जैसे फ्लाइट मोड ऑन करता हूँ, डेटा ऑन करता हूँ, तो 3G आता है, फिर उसके बाद H+ का सिंबल आ जाता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, ये वाला मार्क। ठीक है, तो मतलब नेटवर्क चलता ही नहीं है कुछ सेकंड्स तक। उस मार्क में आप व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हो, मैसेज वगैरह चले जाएंगे, मगर कोई बड़ा काम करोगे, यूट्यूब खोलना है, कुछ भी करना है ना, वो नहीं होता। पता नहीं क्या इशू है ये। चलो छोड़ो, अब BSNL की बात है। 4G में आई होप इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, और मैंने जो मतलब मैं क्या है कि जब भी शहर में घूमता हूँ, कुछ भी होता है ना, तो मैं हर मतलब जो टावर होता है एरिया में उसको चेक करता रहता हूँ कहाँ पे क्या अपग्रेड हुआ। ठीक है, इसकी किसी और वीडियो में बात करूँगा, लेकिन मैंने जितने भी BSNL के टावर्स देखे ना अभी तक मेरे शहर में, जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक में भी 4G अपग्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ईजी सी ट्रिक। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई, BSNL के टावर को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो गया 4G जिसमें है। तो अभी वाले जो 4G के टावर्स है ना, एंटीना जो है उनके, उसमें BSNL का लोगो बना हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ, तो उसको देख के आप पहचान सकते हो कि हाँ ये नया BSNL है 4G के साथ। तो मेरे सिटी में मेरे को अभी तक एक भी नहीं दिखा। ऑल दो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है, बहुत सारी जगह पे डिप्लॉय हो रहा है, मगर सिटी की बाउंड्री पे बाहर वाले एरिया पे डिप्लॉय हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से अंदर की तरफ डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, जब होता है 4G की अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो किसी में भी 4G नहीं था मेरे एरिया में। तो ठीक है, और ये मेरे मतलब घर के जो पास, जैसे मैं बताऊँ, इस साइड 100 मीटर की दूरी पे साइट है, मतलब टावर है BSNL का, तो उसकी फ़ोटो है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ 3 एंटीना देख सकते हो आपको, 120 120 120 डिग्री कवर करते हुए। ये BSNL के एंटीना है, मेरे हिसाब से ZTE के हैं। ये 2010 के टाइम के हैं, मतलब बीच में तो अपग्रेड कर दिए होंगे, मगर जब 3G लॉन्च हुआ था, 2G 3G, उसके बाद से ही। तो इस टाइप के एंटीना, और उसके नीचे आपने देखे होंगे 3 मोटे वाले एंटीना है, वो जियो के हैं। और इस पर डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो आएगी किस तरह से जियो को इंडिया में लाया गया और बाकी सारी चीज़ें। मतलब यार ज़्यादातर टावर्स में देखता हूँ BSNL जहाँ पे था ना पहले, वहाँ पे जियो के आए हैं। और ये तो किसी भी ना इंडस का है ना ATC के टावर्स होते हैं। अब इस पर भी मैं अभी कुछ नहीं कमेंट करूँगा, केस स्टडी बना के लाएंगे इसके लिए भी डिटेल में कि किस तरह से BSNL के टावर्स में सिर्फ जियो ही आ रहा है, बाकी ऑपरेटर्स नहीं आ रहे। गौर करना बात पे। ठीक है, किसी और वीडियो के लिए टॉपिक। और जल्दी से बुरी चीज़ें कवर कर देता हूँ BSNL की, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करी। ऑल दो 2 साल बोलूँगा, लेकिन अभी पिछले 10-12 दिनों में भी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। 2G में मैंने टेस्ट किया ना, तो मैक्सिमम जो अच्छी से अच्छी डाउनलोड स्पीड मिली वो 0.20 Mbps की मिली। और स्मार्टफोन्स के लिए तो बिल्कुल यूजलेस है, अपलोड 0 आती है। 2G में टेस्ट भी फेल हो जाता है, होता भी है तो 0.01 0.04 इस तरह का, वो कोई स्पीड ही नहीं है। और इसी के साथ ही मेरा जो कॉलेज है ना, उसके जस्ट साइड में BSNL का टावर, मतलब कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर ही, मतलब कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ है ना, तो यहाँ पे BSNL का टावर है। मैं सोचा चलो वहाँ पे तो 3G थोड़ा तेज़ चलेगा, वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे। मगर मेरे सरप्राइज़ के लिए क्या था, वहाँ पे 3G भी नहीं आ रहा था, BSNL का 2G आ रहा था, वो भी कम से सिग्नल्स के साथ। और मैंने किसी को कॉल करने का भी ट्राई नहीं किया वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था कॉल मैं करूँगा तो फिर BSNL का टावर ही कहीं ना जल जाए वहाँ से। तो इसकी वजह से मैंने कॉल भी नहीं किया। मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि मतलब 2G भी है ना, आधे से कम सिग्नल आ रहे हैं तो क्या मतलब है उसका। और टावर जस्ट साइड में है। ठीक है, और कॉलेज की बिल्डिंग है, उसी के अंदर खड़ा हूँ, और बिल्डिंग के जस्ट बाहर BSNL का टावर है, फिर भी 2G पकड़ रहा है, तो अब क्या कह सकते हैं। ओके, इसके बाद 4G यहाँ पे नहीं है जयपुर में, मतलब अब आ रहा है, डिप्लॉय होना शुरू हो चुका है। कब तक आएगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, जब तक मेरे घर पे अंदर तक टावर में फ़ोन चेक कर रहा हूँ 4G नहीं आता। क्योंकि गाइस सीधी बात है, कोई भी कितनी भी बात कर लेगी, इंडिया में इतना 4G आ गया, 5G आ गया, 10G भी आ गया, मगर मेरे घर के अंदर मुझे 4G नहीं मिल रहा ना, तो मुझे क्या मतलब है मेरे घर से 50 मीटर दूर 4G आ रहा है। कॉमन सेंस से अच्छे से सोचना है एक बार कि यार, लोग तारीफ़ कर देते हैं भाई BSNL तो रिवाइव हो रहा है, अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन यार मेरे को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा ना, 3G आ रहा है मेरे, वो भी चलता नहीं है, तो क्या मतलब है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सही से सोचना। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो वीडियो के आगे पार्ट में वो 4G के लिए अच्छी अच्छी डिटेल में बात करिए, वो देखना ज़रूर। और इसी के बाद पोर्टिंग के लिए आप मैसेज नहीं भेज सकते, भले आपका अनलिमिटेड प्लान हो, भले ही कोई भी प्लान हो, आप पोर्ट के लिए 1900 पे पोर्ट करके अपना नंबर डाल के सिम पोर्ट के लिए UPC कोड जनरेट करोगे ना, आपको कोड वापस मिलेगा ही नहीं। उसके यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और वो SMSC वाली चीज़ बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस वाली,
लेकिन वो आप अपने स्टेट का नंबर भी डाल दोगे ना BSNL का, फिर भी नहीं जाता। और उसका ऑफिशियल रीज़न अभी तक किसी ने नहीं बताया, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका कोई भी प्लान हो ना, उसके साथ आपको 10 रुपया उससे ज़्यादा का टॉक टाइम वाला वैलिडिटी रिचार्ज कराना है। वैलिडिटी नहीं मतलब टॉक टाइम वाला रिचार्ज कराना है, तब जाके ही आपका OTP मतलब आपका जो है वो मैसेज सेंड होगा 1900 पे, फिर पोर्टिंग कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जाके 10 रुपये का आप टॉपअप या उससे ज़्यादा का कराओगे ना, उससे ज़्यादा का मत कराना, क्यों पैसे दे रहे हो फालतू के, बर्बाद कर रहे हो, 10 रुपये का कुछ खा ही लेना। लेकिन अगर आपको है कि BSNL से कहीं और जाना है तो 10 रुपये का टॉपअप कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका UPC का कोड जनरेट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब यार अनलिमिटेड प्लान है, सबको SMS जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी अनलिमिटेड SMS मिले हैं, लिमिट होती है 300 की शायद, है ना, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, तो यार UPC तो भिजवा दो 1900 पे, गवर्नमेंट का ही है भाई। छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। और ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ वीडियो के बीच में, अलग से वीडियो बना सकता हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत सारे व्यू आ सकते हैं, लेकिन जो लॉयल ऑडियंस है यहाँ तक देख रही हो, वीडियो को एंड तक देखेगी ना, उनको बोनस चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी। अब अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी लिस्ट मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है। सबसे पहले तो BSNL की सेल्फ केयर ऐप है। अगर आपके फ़ोन में BSNL की सिम है, उसका डेटा चालू कर रखा है आपने, और BSNL की सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड करते हो और उसको खोलते हो ना, लॉगिन के लिए नंबर वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, सीधे लॉगिन कर देगा। ठीक है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस था, हो सकता है आपका अलग हो, फ़ोन के मॉडल पे भी डिपेंड करता है। मैंने Moto H20 Pro पे किया था, उसमें ऐसा ही हो गया था। ठीक है, और पिछले जब मैंने पहली बार टेस्ट किया था, उसके रिलेटेड मेरे को लगा कॉल जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही, मतलब कॉल्स वगैरह लग जाती है। पहले तो क्या टुक 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 जाती रहती थी, कॉल आता ही नहीं था मेरे BSNL के नंबर पे, मैं दूसरे फ़ोन से करता था। तो अब वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई है, फिक्स नहीं हुई, कम हुई है। और डेटा की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, पहले 5 से 8 9 MBPS आती थी, तो थोड़ी सी बढ़ गई, मुझे ऐसा लगा। हो सकता है पहले ज़्यादा आती हो, मगर यूट्यूब वगैरह जो मैंने यूज़ करके देखा ना, मुझे लगा पहले से अच्छा है। राउटिंग भी पहले से अच्छी हो गई है। ठीक है, अब पता नहीं वो बैकबोन नेटवर्क में क्या अपग्रेड कर रहे हैं, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से ये मेरे को अच्छा लगा। और इसी के साथ ही मैंने PG पोर्टल के थ्रू कंप्लेन रेस करी थी यार, अभी जनवरी में ही, कि यार 4G कब आएगा जयपुर में। तो उनका मेरे को रिटर्न रिप्लाई आया था कि 4G के इक्विपमेंट्स है ना जयपुर में आ चुके हैं, मतलब हेड है ना राजस्थान के उनके, तो 4G के इक्विपमेंट जयपुर में आ चुके हैं, बस डिप्लॉयमेंट बाकी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। 3 अच्छे पॉइंट हो गए BSNL के। ये भी सच बताऊँ तो तोड़ मड़ोड़ के मैंने एक्स्ट्रा ही बोले हैं पॉइंट, ताकि मेरे को अच्छी चीज़ों में बताने के लिए तो कुछ हो जाता, वरना तो कुछ था ही नहीं बताने को। अब गाइस वीडियो का सबसे टेक्निकल पार्ट यहाँ आता है, मतलब है ना, टेक्निकल मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, टेक्निकल सुनने में लगेगा, लेकिन आपको जो भी चीज़ें पता चलेंगे ना, बड़े ही ईजी से तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, 4G डिप्लॉयमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, इसी के साथ ही अंदर की जो बातें हैं ना, जो आपने यूट्यूब में अगर 500-600 वीडियोस देखोगे तब जाके आपको इधर उधर की बातें पता चलेंगी, लेकिन मैंने हज़ारों वीडियोस अभी तक देखी है, उसकी नॉलेज की वजह से आपको एक वीडियो में 5-10 मिनट के पार्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो वो शुरू होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में। और हाँ, अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कर देना, क्योंकि ये पार्ट को देखने के बाद ना आप डेफिनेटली लाइक करने वाले हो, और आपको पता चलेगा क्यों मैं नंबर 1 टेलीकॉम चैनल कहता हूँ इसको इंडिया का। जो यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब शुरू कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने BSNL को जो स्पेक्ट्रम अलॉट किया था ना 2023 में 4G और 5G के लिए, वो कुछ ऐसा है, 700 मेगाहर्ट्ज़ में है, इसी के साथ ही 3300 मेगाहर्ट्ज़ में और 26 गीगाहर्ट्ज़ में है। ठीक है, और ये न्यूट्रल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड भूल गया। ठीक है, अब मैं बीच में जाके सर्च नहीं करूँगा उसको गूगल में, मगर ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, हाँ टेक्नोलॉजी न्यूट्रल स्पेक्ट्रम है। मतलब ये उसको 2G में भी यूज़ कर सकता है, 5G में भी कर सकते हैं, 3G में भी कर सकते हैं, 4G में भी कर सकते हैं, अभी 6G आ जाए उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और पहले जो स्पेक्ट्रम होता था वो स्पेसिफिक होता था जनरेशन के लिए, लेकिन इस बार नहीं है। ठीक है, तो 4G में क्या किया है इन्होंने, 700 मेगाहर्ट्ज़ को भी यूज़ किया है, और बाकी तो 2100 वगैरह तो पहले से यूज़ करते हैं। 1800 सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बैंड है 4G में इनका। ठीक है, और जो पहले से इनके पास बैंड्स थे वो थे 850 और 900 मेगाहर्ट्ज़ में, फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़ में, 2100 में और 2500 मेगाहर्ट्ज़ में। और ये बैंड्स तो सर्कल में वेरी करते हैं। बाकी स्टार्टिंग के 700, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम मैंने बताया ना आपको, 700 मेगाहर्ट्ज़ और 3300 मेगाहर्ट्ज़ है और 26 गीगाहर्ट्ज़ है। ये स्पेक्ट्रम पैन इंडिया है, हर सर्कल में आपको अवेलेबल करा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, एलोकेशन प्रोसेस नहीं है, स्टेक के बदले इनको मिले हैं। ठीक है, इक्विटी तो नहीं होगी है क्योंकि प्राइवेट कंपनी नहीं है, मगर जो भी है इस तरह से अलॉट हुआ है। ठीक है, रिवाइवल पैकेज वगैरह क्या सारी चीज़ें उसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ है। और अब बात कर लेते हैं जो 4G का जो सिस्टम चल रहा है ना, उनका क्या है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक कोई भी 4G नहीं आया। जो भी टेलीकॉम मिनिस्टर्स हैं, BSNL के हायर अथॉरिटी के लोग हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उन्होंने जो बातें करी वो अभी तक सच नहीं हो पाई है। तो लोग कह रहे हैं कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं हमसे, क्यों हमें धोखे में रख रहे हैं जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्या उन्हें गवर्नमेंट से प्रेशर मिल रहा है या फिर कोई और बात है। कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने जो है BSNL ने TCS को परचेज़ ऑर्डर दे दिया था,
और तेजस नेटवर्क्स टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब तेजस जो है वो नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे टावर्स, ONT जो सारी चीज़ें लगती है ना नेटवर्क की बैकबोन में, RRUs वगैरह, उसकी सप्लाई करता है। टीसीएस वाले उसको लगा देते हैं, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट मिला था, उसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो उसमें जो था उनको 24 महीने का टाइम मिला था कि मैन्युफैक्चर करके सारे टावर्स पे लगा देना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों का टाइम मिला था। उन्होंने कहा कि वो 4G डिप्लॉयमेंट शुरू करेंगे, 1 लाख साइट्स में पूरे इंडिया में लगा देंगे इस ऑर्डर के तहत, ठीक है। और सबसे पहली जो डेट आई थी ना कि कब से 4G लगना शुरू होगा और ये सारी चीज़ों की सबसे पहली जो डेट आई थी, पूरी लिस्ट बताऊंगा अभी, जो मैंने आपको बताया ना कि मतलब ऑफिशियल्स ने झूठ बोला या फिर ये सारी बातें थी। सबसे पहले आई थी रिपोर्ट निकल के कि 2022 के एंड में, मतलब नवंबर में 4G रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी 24 चल रही है, अभी लिस्ट है मेरे पास पूरी। इसके बाद जनवरी की बात आई कि जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। अप्रैल 2023 से होगा, ये भी नहीं हुआ। सितंबर 2023 से होगा, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद दिवाली 2023 आ गई, ठीक है। उस तरह से कह सकते हो किक स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, पंजाब वगैरह में टेस्टिंग कर ली थी 200 साइट्स में, फिर उसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया था। मगर ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे हमको स्पीड टेस्ट की वीडियोस देखने को मिल गई थी ज़्यादा, ऐसा कुछ भी, लिमिटेड एरियाज़ में था, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आया कि दिवाली, फिर दिसंबर, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ तब भी। उसके बाद है 2024 की मार्च, और अभी फरवरी चल रही है, 20 फरवरी हो गई, 9 दिन बाकी है मार्च आने में। क्या स्टेटस है? मेरे को तो नहीं मिला 4G, ठीक है। आपका पता नहीं, आपको मिला हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है अभी। और जो भी डेटा शेयर किया है उनके ऑफिशियल एम्प्लॉय ने, गौरव मक्कार जी, उनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। कुछ डेटा वहाँ से भी मिला है, जैसे वो आगे बताऊँगा उनको, तो उनका क्रेडिट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यार ये प्राइवेट डेटा होना चाहिए ना, TCS तेजस वालों का ये प्राइवेट डेटा होना चाहिए, यूट्यूब पे आके शेयर हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो ऑल्दो उनका डेटा हमारे ही काम आया, बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह सारे उनका रेफरेंस ले रहे हैं, मगर मैंने उनको तो क्रेडिट भी दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, यूट्यूब पे नहीं लानी चाहिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं ना, गवर्नमेंट के ही मतलब ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने खोल रखा है और अपना काम दिखाते हैं वो भी थोड़ा गलत होता है। अब मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है ना, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए यूट्यूब पे। लेकिन फिर भी जो हमें डेटा मिला है उसमें से देख लेते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स की लिस्ट है, 10-11 स्टेट्स हैं ये, और 6 फरवरी 2024 तक ऑफिशियली 6000 साइट्स डिप्लॉय कर दी जा चुकी है। और देखा जाए ना, तो जो नवंबर 2022 का टारगेट था ना, और नवंबर 2023 आ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 15 महीनों के अंदर 6000 साइट्स डिप्लॉय हुई है। और टारगेट था 24 महीनों के अंदर 1 लाख साइट्स को डिप्लॉय करने का। और वैसे तो ये टारगेट था कि 2024 तक ही कंप्लीट हो जाएगा सारा, लेकिन 2024 में तो 6% ही कंप्लीट हुआ है शायद ये डिप्लॉयमेंट। तो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो यही चीज़ है, लिस्ट आप देख सकते हो कौन सी स्टेट में कितनी लग चुकी है, साइट्स लग चुकी है, उसके बाद साइट की टेस्टिंग हो रही है, साइट ऑपरेशनल है, सारा डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वालिटी थोड़ी कम है, थोड़ा मैनेज कर लेना, उनकी वीडियोज़ में भी कम थोड़ी क्वालिटी थी, तो उस हिसाब से ही आया है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं, हमारे मिस्टर टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि वो हर दिन 300 साइट्स मतलब डिप्लॉय करेगा BSNL। मतलब जैसे ही, मतलब आपको डेट बताया ना, नवंबर 2022, इस तरह से जो भी डेट्स आ रही है, इस डेट से हर दिन 300 टावर्स अपग्रेड होंगे BSNL के 4G में। और अभी तक 6000 हुए हैं, आप मैथ खुद लगा लेना, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी। तो बहुत 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 ही ज़्यादा स्लो चल रहा है BSNL का 4G का डिप्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करूँगा, सारी चीज़ें आपको उसमें भी क्लियर करूँगा। और इसी के साथ ही जो सितंबर 2023 से है, उससे ये टारगेट था ऑफिशियली देखा जाए तो, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा उसके बाद। और अभी तक BSNL को 3,32,000 करोड़, लाख नहीं, 3,32,000 करोड़, ठीक है। लाख सुन के आप लाख में मत रखिएगा, 3,32,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज मिल चुका है, ठीक है। सुनने में हो सकता है वर्जन छोटा लग रहा हो, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस पैसे की, ठीक है। और इसी टाइम इन लोगों को गाड़ी लेके आनी होती है क्या, जिससे वीडियो में आवाज़ आ जाए, तो ठीक है, पब्लिक का पैसा है, ठीक है। आगे बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, मैं आपको सारा डेटा अभी एक के बाद एक देता जा रहा हूँ। और ये इनके मिनिस्टर्स और जो टॉप के लोग हैं, और जैसे इन्होंने बताया है कि ये 20% मार्केट शेयर गेन कर लेंगे। मतलब इंडिया का जो टेलकोज है ना 4 अपने, उसमें से 20% हिस्सा BSNL का होगा, जो कि फ़िलहाल 8% पे चल रहा है, और दिन ब दिन कम होता जा रहा है, कभी 0.10%, कभी 0.15%। तो ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा था इनकी तरफ से, कि मतलब यार सिर्फ 4G से ऐसा कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट आया था। और वैसे एक बात बोलूँ ना, तो 4G साइन आ जाता है ना फ़ोन में, तो आपकी प्रॉब्लम सही नहीं कर देगा। जो आपकी कंपनीज़ की जड़ों में दिक्कतें हैं ना, एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो चीज़ों को फिक्स नहीं कर देगा। जो 8% का मार्केट शेयर आ रहा है ना, वो भी कम होता जाएगा दिन ब दिन।
चाहे 4G आ जाए चाहे 5G आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करूँगा वीडियो में। और BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार पुरवार सर ने कहा कि 5G का रोल आउट जो है जून 2024 से शुरू हो जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो ऑफिशियल्स आप सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सभी, मतलब BSNL के लोग, तो उसमें किस तरह से असेसमेंट किया जाता है फैक्ट्स या डेटा का कि जून 2024 से 5G का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। तो उसकी किस मतलब वेरिएबल है, क्या चीज़ों को आप लोगों ने कंसिडर किया है? मतलब अभी तक 6000 साइट से डिप्लॉय हुई है 4G की, जबकि इस साल के एंड तक का जो अभी फ़िलहाल की जो बातें चल रही है ना, हर साल जो शिफ्ट होती रहती है, इस साल के एंड तक 4G आ जाएगा पूरे इंडिया में। वो भी पूरा नहीं आएगा, वो 50,000 साइट्स का टारगेट इन्होंने कम कर दिया है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि ये डेटा कौन देता है कि मतलब 2024 की जून से 5G शुरू हो जाएगा डिप्लॉयमेंट। मुझे तो नहीं लगता। और लेट्स सी क्या होता है। ये स्टेटमेंट सुन के मेरे को थोड़ी हंसी आई थी, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट्स आ रही है कि 5G के जो अपग्रेड्स है ना, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। मतलब एक सॉफ्टवेयर का बटन दबाया जाएगा, उसके बाद सारे के सारे टावर्स 5G हो जाएंगे, ठीक है। जितना कहने में आसान है उतना करने में नहीं होता, क्योंकि जैसे 3G से 4G का भी अपग्रेड में कहा जा रहा था ना, 300 साइट्स हर दिन अपग्रेड हो जाएंगी और ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपके सामने डेटा है और आप ही के एम्प्लॉयज़ ने शेयर किया है, तो वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। 6000 साइट्स आई है पिछले 2 सालों के अंदर, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। तो और वैसे भी यार 5G जो सॉफ्टवेयर वाली बात कही है ना, नेटवर्क कार्ड अपग्रेड होता है, ठीक है। वो टेक्निकल चीज़ इतनी बताऊंगा नहीं, लेकिन उसके साथ एक एंटेना भी तो होता है जिससे 5G का सिग्नल ट्रांसमिट होता है। N78 एंटेना, मतलब बैंड जो होता है वो 3300 मेगाहर्ट्ज़ का। तो उसके लिए तो एंटेना चाहिए होता है ना, तो वो क्या बटन दबाने से एक एंटेना प्रकट हो जाएगा टावर पे? ये भी मुझे समझ नहीं है BSNL की बात। तो मतलब इनके स्टेटमेंट जो है ना, घूमे हुए हैं बिल्कुल सबके। मतलब कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, मगर छोड़ो। तो इसके बाद ये चीज़ हो गई। और जो भी मैंने इनकी सारी हज़ारों वीडियोस अभी तक देखी है ना ओवरऑल, उससे एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि वाईफाई कॉलिंग आने वाली है 4G के साथ। इसी के साथ ही VoLTE भी आने वाला है, मगर इसे पेपर में दिख रहा था, आएगा या नहीं। फिलहाल तक जिनको भी 4G मिल रहा है उनका वोल्टी चालू नहीं हुआ। फ़ोन के मैन्युफैक्चरर पर भी डिपेंड करता है वो अपडेट के साथ वोल्टी का पैच देंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल ही लग रहा है। इसी के साथ ही जो इनसाइडर डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, 4G किस तरह से अपग्रेड कर रहे थे ये साइट्स पे, तो और जो बैंड्स है ना किस तरह से अपग्रेड्स कर रहे हैं, ये टावर की डेटा कंजम्पशन और जितनी कॉल्स हो रही है ना टावर्स पे, उससे रिलेटेड है। मतलब उस पर डिपेंड करता है। जैसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। मैं सारी चीज़ों का तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता। यहाँ पे फोटो आ चुकी है, वीडियो पॉज करके जूम करके देख सकते हो, ठीक है। उसमें डिटेल्स है। मतलब ये समझ लो कि अगर कैटेगरी A के टावर्स है ना, उसमें हर रोज़ 30 GB डेटा यूज़ हो रहा है ना, तो उसमें 4G को इतने मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मिलेगी। और जितना ज़्यादा डेटा यूज़ होगा ना, ये चंक्स हैं जैसे 40 GB, 100 GB से ज़्यादा, और इसी के साथ ही कितने मिनट बात हो रही है हर साइड पे, कितने मिनट का डेटा यूज़ हो रहा है मतलब डेली, उस हिसाब से अपग्रेड हो रहा है। आपने फ़ोटो चेक कर ली होगी, इस हिसाब से अपग्रेड्स का है सीन। तो वो आप देख लेना, टेक्निकल मैंने आपको बताता है, सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा इसमें। इसी के साथ ही उनके जो राउटर स्विचेस वगैरह जो चीज़ें हैं ना, 10 गिग, 1 गिग और 100 मेगाबिट्स कैपेबल है, ठीक है। और उन्होंने ऑर्डर वैसे भी दे रखा है कोलैबोरेट करके तेजस, HFCL और नोकिया को, उनके टावर और बैकहॉल को अपग्रेड करने के लिए। और OTN यानी कि ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ना, वो पूरे इंडिया में वो अपग्रेड कर देंगे, बिछा देंगे अगले 18 महीनों में, जिसमें शामिल है 300 बड़े नेटवर्क नोड्स और 2000 एम्पलीफायर साइट्स। और इनकी साइट का डेटा वर्क देखते हुए मुझे ऐसा लगा ना कि ये जो 5 मेगाहर्ट्ज़ दे रहे हैं ना, 1800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मतलब स्पेक्ट्रम में, तो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है। वैसे 15-20 Mbps से ज़्यादा की स्पीड नहीं आ रही। और जितने भी BSNL की स्पीड टेस्ट देखे ना मैंने 4G के, मैं चाहता तो लगा सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं लगाऊंगा दूसरों के स्पीड टेस्ट। मगर अभी तक जितने भी वीडियोज़ देख के मैंने देखा है ना, तो बिल्कुल मतलब 1-2 यूज़र्स ही कनेक्टेड है 4G से, फिर भी इतनी ख़राब स्पीड है। 5 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में कितना ही आ जाएगा स्पीड। तो वो मुझे अभी तक बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि यार किस तरह से प्लानिंग भी हुई है इनकी। तो चलो छोड़ो, इसको तो साइड करते हैं। मगर जो उनके एंटेनाज वगैरह लगाए थे ना, जो भी उनकी वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत सारे बैंड का सपोर्ट है, ठीक है। तो CA कैरियर एग्रीगेशन वगैरह दे सकते हैं फ्यूचर में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें देखी जाए तो मेरे को तो चलो ठीक ठाक ही लग रही है फर्स्ट फेज़ डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। अब तेजस नेटवर्क्स और TCS जो है ना, वो डिप्लॉयमेंट काफ़ी स्लो कर रहे हैं, ये चीज़ है। इनके एम्प्लॉय यूनियन ने भी कंप्लेन करी है कि यार इतना समय नहीं लगना चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए। और हाँ, लगना नहीं चाहिए, लेकिन उसका क्या रीज़न है, क्या सारी चीज़ें मैं क्या मानता हूँ वो आगे बताऊँगा वीडियो में। ये सारी चीज़ें हैं। और BSNL कह रहे हैं ऑफिशियल्स उनके जो टॉप के लोग हैं कि MTNL को वो अलग नहीं मानते, BSNL का ही पार्ट मानते हैं। तो उनके लिए भी जो परचेज़ ऑर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं ना,
वो उसी के साथ ही जा रहे हैं, मतलब MTNL BSNL एक ही कंपनी मान के चल रहे हैं वो ऊपर वाले, बस हाँ अभी नाम के लिए दिल्ली और मुंबई में MTNL अलग है। कुछ ही 2-3 सालों के अंदर वो जो भी सारी चीज़ें हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से उसको डिलिस्ट किया जाएगा, फिर BSNL के साथ मर्ज कर देंगे, वो अलग चीज़ है। मगर अभी ये समझ लो BSNL MTNL एक ही बन के चल रहा है। और जैसा कि बताया, इनके एम्प्लॉयज़ लेटर्स वगैरह लिख रहे हैं कि किस तरह से स्लो डिप्लॉय कर रहा है तेजस नेटवर्क, की इक्विपमेंट स्लो सप्लाई कर रहा है और तेजस स्लोली डिप्लॉय कर रहा है, तो इसकी वजह से जल्दी करना चाहिए प्रोसेस को, इसके लिए लेटर्स आ रहे हैं। इसी के साथ एक और लेटर आ रहा है BSNL एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से, जो कि कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि यार जब तक BSNL का 4G नहीं आएगा, क्योंकि इतना समय लग रहा है और आपकी डेट शिफ्ट होती जा रही है, तब तक ऐसा किया जाए ना, क्योंकि VI का 33% स्टेक तो गवर्नमेंट के पास है शेयर्स, तो एक काम करें, तब तक VI का जो 4G है वो BSNL के कस्टमर्स यूज़ कर सकें, और एक बार BSNL का 4G आ जाएगा तो हम उस पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो का आगे इसके लिए मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें रख रखी है अपने पास। तो ये चीज़ है, ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। वैसे जो 33% स्टेक है ना, गवर्नमेंट ने खुद का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ हो सकता है, मगर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी और बिल्कुल सही तरीके से मैंने अभी तक आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें बता दी है। अब ये वीडियो का पार्ट आता है तो BSNL अनबायस्ड रेंट, मतलब जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ना BSNL को लेके, मैंने वीडियो मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि मतलब पिछले साल ही की नेक्स्ट ईयर से वीडियो आएगी, उसमें मैं क्या थोड़ा गुस्सा कम करूँगा और जो चीज़ें हैं ना वो नहीं बताऊँगा इस तरह की। लेकिन ये जो ऐसा टॉपिक है मुझे बताना ही पड़ेगा अंदर से, क्योंकि ये अब ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर अंदर का फीडबैक मैं ना दूँ तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो पाएगी, और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए ना रियलिटी क्या है। और इस सेक्शन में वीडियो के BSNL के इश्यूज़ के बारे में बात की है। ठीक है, अगर आपको नहीं देखनी है सारी चीज़ें तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हो, आगे वाला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी सारे ओपिनियंस देने वाला हूँ ना इस पार्ट में स्पेसिफिक, वो मेरे खुद के हैं, कोई भी ब्रांड या किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है। जो मैं सोचता हूँ एक इंडिपेंडेंट इंसान होने के नाते, मतलब मैं वीडियो भी नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, मैं एक नॉर्मल भारत देश का यूज़र हूँ BSNL का। ठीक है, वो BSNL के सिम यूज़ कर रहा है, तो उसके मन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ जो है वो सामने लाना चाहता है। तो ये बात है, किसी को भी हेट नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है, मगर मेरे अंदर का जो एक्सपीरियंस है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं सारी चीज़ें जो भी मुझे लगती है मैं बताने वाला हूँ। होपफुली BSNL वाले इसको देखेंगे और फीडबैक ज़रूर लेंगे इस चीज़ से। ठीक है, और रेंट का मतलब है थोड़ा, अगर मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोलना चाहिए, मतलब कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ तो थोड़ा उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि BSNL के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, सबसे पहले इनका एक असेसमेंट होना चाहिए कि यार कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा बाय बाय करो। VRS का बड़ा दिक्कत है, तो वो तो मैं थोड़ा आगे क्लियर कर दूंगा इस पॉइंट को। तो जो भी काम नहीं कर रहे ना एम्प्लॉय, जो भी इस तरह से धूप सेकने आते हैं, जो भी कुछ करने आते हैं, सीधा छुट्टी मिल जानी चाहिए उनको। VRS मिले कुछ भी मिले, लेकिन ऑफिस में होने ही नहीं चाहिए वो। मैं तो ये मानता हूँ, मतलब चलो ठीक है ये छोड़ो। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको रिसेंट का मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने मतलब बोला कि BSNL 4G, मैंने पूछा कब आ रहा है, तो उन्होंने कहा न्यूज़ में जाके देख लो, न्यूज़ में पता चल जाएगा। तो ये कैसा जवाब हुआ, मतलब यार पहली बार जब सिम लेने गया 1 महीने तक भागा दौड़ी करी, तब जाके सिम मिली, उसमें भी इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। अब भी जाके ये होता है, सुनने को मिलता है कि यार न्यूज़ में देख लो, समाचार आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा 4G कब लॉन्च हो रहा है। तो मतलब ये क्या बात हो रही है यार, मतलब यार कस्टमर है या फिर क्या है। अब मतलब आप जो टैक्स वगैरह देते हैं लोग पूरे इंडिया में, उन्हीं के पैसों से गवर्नमेंट इसको रिवाइवल पैकेज देती है, और उसी से फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं ये VRS वगैरह ये स्कीमें लेते हैं, रिटायरमेंट इनके फंड में पैसे जमा होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कस्टमर से इतनी बुरी तरीके से बात करते हैं कि यार न्यूज़ में देख लो। ठीक है, वैसे बुरी तरीके से नहीं थी, लेकिन ये कैसा जवाब हुआ, मतलब कोई तो होना चाहिए जिनका। अब चलो ये भी ठीक है, चलो पार कर देते हैं इसको भी। अब बात आती है BSNL एम्प्लॉय यूनियन की, जो कि ये कह रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं कि VI का जो 4G नेटवर्क है वो हम यूज़ करेंगे जब तक BSNL का 4G नहीं आ जाता। और BSNL को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि BSNL तेरी वजह से यार 4G इतने सालों बाद आया और इतना लेट डिप्लॉय हो रहा है। और तेजस वगैरह को कह रहे हैं कि तुमने नेटवर्क की सप्लाई बहुत धीरे से करी। ठीक है, नेटवर्क की सप्लाई वगैरह उसके पॉइंट के बारे में आगे बात करूँगा, मगर मैं BSNL एम्प्लॉय यूनियन और सारे BSNL के एम्प्लॉयज़ से और सारे हायर लेवल के लोगों से एक देशवासी होने के नाते एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इतने सालों से ये जियो, एयरटेल, VI ये सारे ब्रांड्स थे, इतने सालों से जब ये अच्छे काम कर रहे थे, 4G लॉन्च कर रहे थे, 5G भी लॉन्च कर चुके हैं, वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, बहुत सारी जो सर्विसेज है जो BSNL 2024 में भी लाने की कोशिश कर रहा है, लाया भी नहीं है। 6000 साइट्स में लाइव हुआ है, वोल्टी तो काम भी नहीं करता। तो तब तक कहाँ थे एम्प्लॉयज़ यार, तब क्यों नहीं किसी को लेटर लिखे गए कहीं से कि यार 4G लाया जाए, हम पीछे रह चुके हैं दौड़ में, नेटवर्क अपग्रेड किया जाए हमारे। इतने सालों से क्यों सो रहे थे सब लोग, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब कहाँ थे आप लोग इतने सालों से।
अब जब ऑर्डर्स दे चुके हैं, रिवाइवल पैकेज मिल चुका है, डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है, एक के बाद एक चीज़ें हो रही है, फिर आपको लेटर भी लिखना है कि हमको अब वीआई का नेटवर्क चाहिए क्योंकि हमारे 4G के कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं हमको, और ये सारी चीज़ें। मतलब इतने सालों से तो जा ही रहते हैं। बीएसएनएल ने कब सब्सक्राइबर्स ऐड कर लिए पिछले कई सालों में? बीच में एक बार करे थे, 1-2 मिलियन करे थे, वो न्यूज़ वगैरह वालों ने बनाई थी वीडियो, उसके बाद करे थे। उसके बाद तो कहाँ ऐड करे किसी ने सब्सक्राइबर्स? तब को आप सब सो रहे थे या धूप सेक रहे थे? मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए, ठीक है? कुछ भी गलत बात नहीं करा इस वीडियो में, ध्यान से समझना, क्रिटिकल पॉइंट्स है सारे। कि मतलब यार अब क्यों नींद खुल रही है सबकी कि यार अब जब डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, नहीं स्लो डिप्लॉयमेंट है, अब हमको किसी और प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे सेंटिमेंट्स आते थे कि बॉर्डर एरियाज़ में बीएसएनएल का नेटवर्क चलता है, ये होता है वो होता है, देश की सिक्योरिटी की बात है। मगर यार देश की सिक्योरिटी की बात है और इतना आप ख्याल रखते ही हैं, तो आपको पहले भी तो ये चीज़ सोचने में आ सकती थी ना कि यार क्यों इतने टाइम से 4G लॉन्च नहीं हुआ, क्यों हम 3G पे अटके हुए हैं, क्यों हमारी कस्टमर सर्विस इतनी ख़राब है। कोई कस्टमर आता है परेशान होकर ही जाता है ऑफिस से, कभी भी कोई सेटिस्फाई होकर नहीं जाता। प्राइवेट ऑपरेटर के पास लोग जाते ही क्यों हैं? सर्विस अच्छी है, उनकी सुनते हैं लोग, एटीट्यूड नहीं है उनके कस्टमर्स के, एम्प्लॉय जो होते हैं वहाँ पे कस्टमर से जो डील करते हैं उनमें, इसी वजह से। तो नींद खुलनी चाहिए यार, और पहले खुल जाती तो अच्छा होता। अब डूबती नहीं है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और हो सकता है अगर कोई बीएसएनएल के ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जो कि अभी तक जिनको अंदर से पता होता है, देखो मैं तो बोल दूंगा वीडियो में आके और लोग भी सुन लेंगे, उनको लगेगा हाँ बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते हैं पूरी लगन से, लेकिन जो कुछ उनके ऊपर हैं या फिर कुछ उनके साइड में वो सही से काम नहीं करे तो पूरी कंपनी का डाउनफॉल आता है, ठीक है? अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। मगर एक चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीएसएनएल का जो डाउनफॉल आप देख रहे हो ना, हम कस्टमर्स भी, पूरा इंडिया भी, आप बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ भी, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और जो भी सारे लोग हैं, तो उसका रीज़न पता है कौन है? कस्टमर्स नहीं है, इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? गवर्नमेंट को मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। मेन कंपनी को चलाने का उनका रोल था बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ का। अगर वो कस्टमर्स का ख्याल रखते, टाइम टू टाइम जो सारी अपडेट्स हैं नीचे वो ऊपर तक पहुंचाते, डिमांड रखते कि अब नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क में अपग्रेड करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, तब हो सकता था कि आज बीएसएनएल 5G पे होता और शायद 6G की टेस्टिंग भी शुरू कर देता डेवलपमेंट में मदद करने की, ठीक है? कुछ नहीं। जब 6G पे सारी कंपनीज काम कर रही है, ये लोग 3G को कम्प्लीटली उसको करके 4G का डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं। वो भी डिप्लॉयमेंट की 2 साल से बात हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आप लोग ही रीज़न हो यार डाउनफॉल का, ठीक है? और मुझे पता है मेरे स्टेटमेंट से या बीएसएनएल के डाउनफॉल होने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी सैलरीज नहीं कटेंगी, आपको वीआरएस मिल जाएगी, आपको रिटायरमेंट का सारा पैसा मिल जाएगा, कंपनी डूबे कुछ भी हो, सरकार का पैसा जाए, आम आदमी का टैक्स का पैसा, देश का पैसा कितना भी कहीं भी जाए। मगर यार देश से गद्दारी है ये, ठीक है? बहुत सुनते हैं टैक्स फ्रॉड, ये सारी फ्रॉड्स, लेकिन देश का पैसा ले रहे हो, देश के लिए काम नहीं कर रहे, तो मैं तो गद्दारी समझता हूँ। एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, लेकिन अंदर की बात यही है कि मैं यही आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इस तरह से हो रहा है। काश आप लोगों ने अपने साथ के एम्प्लॉयज़ को और साथियों को पहले से ही कहा होता कि थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को, अच्छे से काम करते हैं कंपनी में, ताकि बीएसएनएल भी आगे जाए। मगर ऐसी किसी की धारणा नहीं थी, और मुझे 2024 में भी नहीं लगती, जब हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर सर और बाकी लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं। पता है हायर लेवल से तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जा के लोगों को वीआरएस भी दिलाते हैं, हटा भी देते हैं वहाँ से, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर आप लोग। मगर ये जो नीचे के लेवल के कुछ लोग हैं ना, कुछ तो ज़्यादातर लोग मेरे को जैसा भी देखने को मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, तो वो ढीठ हैं। तो उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोल्यूशन भी आगे बताऊंगा वीडियो में, ऐसे ही लटकता हुआ छोड़ के नहीं जाऊंगा क्वेश्चंस के साथ आपको। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है? और ये वीडियो कुछ लोगों ने रिव्यू देखने के साथ शुरू करी होगी, लेकिन इस पॉइंट पे आ चुका हूँ, और जो अभी तक देख रहा है थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। मगर एक ऐसी वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने कहा इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम चैनल, ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी यूट्यूब पे, बिकॉज कोई बात ही नहीं करना चाहता इन टॉपिक्स पे। आर्टिकल आ जाते हैं 1-2, लेकिन वो भी इग्नोर हो जाते हैं। तो ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी लंबे टाइम तक, लोग देखते रहेंगे। बीएसएनएल का स्टेट इस समय ऐसा था 2024 को 20 फरवरी को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये बात है। और वीआई की देखो, मैं कोई भी डिफेंडर नहीं हूँ, मैं किसी का भी डिफेंडर नहीं हूँ। जो मेरे को अच्छी सर्विस देगा मुझे वो अच्छा लगेगा। और जो इन्होंने बात करी है ना कि वीआई से वो 4G ले लेते हैं, उस पर मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? 33% स्टेक है। मगर सबसे पहले मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, 3,22,000 करोड़ का जो है रिवाइवल पैकेज मिला अभी तक बीएसएनएल को 3 फेज में, 19 में मिला, उसके बाद एक बार और मिला, फिर एक बार 23 में मिला, ठीक है? एक बार शायद 22 या 21 में मिला था। तो इतना पैसा है ये गवर्नमेंट को मिला है, मतलब गवर्नमेंट ने दिया है बीएसएनएल को, जो इंडियन लोगों के टैक्स का ही पैसा है, बहुत सारी चीज़ों का, कंट्री का पैसा है। तो उससे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। अब चलो फिर भी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि एक ऐसी इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा पैसा डालने का मुझे तो कोई सेंस लगा नहीं था, ठीक है? अब
हो सकता है बहुत टेक्निकल हो गई यहाँ पे बात, बहुत सारे लोगों को समझ में ना आई हो, मगर गाइस थोड़ा बने रहना अभी यहाँ पे। एक बार खुद सोचो, वी प्राइवेट कंपनी है, उनकी काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो डिप्लॉयमेंट शुरू करेंगे ना आज 5G का, तो वो 6 महीने के अंदर कर देंगे, उन्होंने खुद नहीं कहा था, ठीक है। प्रोक्योरमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है। तो उनके पास सिर्फ एक दिक्कत है कि उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा कैश क्रंच है, और जो भी उनके ड्यूज़ है ना प्राइवेट बैंक्स वगैरह के तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा है वो AGR ड्यूज़, जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, ठीक है। उसकी कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, किस तरह से VI चीज़ों को बदल के आगे आने वाला है। मगर जो भी सारी उनके ड्यूज़ है मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लिए, तो यार 2 लाख करोड़ के कुछ आसपास है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को आगे लेके जाना चाहती ना, तो 2 लाख जो करोड़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा माफ़ करना, वो भी टैक्स वालों का पैसा है, लेकिन कंपनी ने वो लिया नहीं है अभी तक। वो कंपनी इसका ड्यू है, बकाया है, मतलब लिया नहीं है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम वगैरह के जो देने थे ना वो बाकी थे। तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से स्टेप इन करना था। हालांकि 20 साल के इंस्टॉलमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना, थोड़ा सही नहीं है टेलीकॉम को लेकर इंडिया में। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि दे देना चाहिए था कंपनी को कि तुम 20 साल तक ऑपरेट करोगे, ठीक है, तुमको कुछ भी पे नहीं करना। जो प्रीवियस AGR है अभी और जो बन रहा है जो फ्यूचर का है, वो तो सबको करना है, मगर ये जो 2 लाख करोड़ अक्यूमुलेट हुआ है ना 20 साल के पीरियड के लिए, तुम्हारे लिए माफ़ है। 20 साल के पीरियड के बाद या तो तुम पेमेंट स्टार्ट कर देना इतने इंस्टॉलमेंट में, या फिर पूरा टेक ओवर हम कर लेंगे। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी। या फिर वो पूरा 2 लाख करोड़ को कह देते हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, वो गवर्नमेंट को पैसा मिलना है, उन्होंने दिया नहीं है कभी गवर्नमेंट ने, ठीक है, पैसा वो, ठीक है। कंपनी डूबे तो पैसा मिलने वाला नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं है। और हज़ारों जॉब जाएंगी, करोड़ों लोगों के नेटवर्क डाउन होंगे, वो बहुत सारी चीज़ें कंट्री की इकोनॉमी में बहुत अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा मैं पता है यहाँ पर क्या सोल्यूशन देता, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, बजाय कि 3,22,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज BSNL में डालने से अच्छा BSNL और वोडाफोन आइडिया को एक तरह से मर्ज नहीं करते तो एक पार्टनरशिप में ले आते, कि जैसे इन्होंने TCS वगैरह वालों को दिया है ना ये सारी चीज़ें, तो ये VI को देख देते हैं। इससे पता है एक चीज़ बेनिफिट होती है, VI के पास तो वैसे ही हज़ारों एम्प्लॉयज़ है जो नेटवर्क वगैरह मैनेज करते हैं डेली, तो वो लोग इनकी साइट्स वगैरह अपग्रेड कर देते हैं। जो भी फाइबर नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें VI के साथ BSNL का अगर मर्जर भी एक तरह से कर देते हैं ना, तो उसमें भी वो BSNL के साथ मिलकर अपने अपग्रेड्स कर देते हैं। और जो भी है VI के जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट BSNL में रख लेती, तो गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ डालने ही नहीं पड़ते BSNL में, 1 लाख करोड़ से भी सारा का सारा काम हो जाता। दूसरी चीज़ एक और बेनिफिट मिलती, BSNL और जो VI के कस्टमर्स हैं ना उनको सुपीरियर एक्सपीरियंस मिलता है, नेटवर्क का भी, कस्टमर सर्विस का भी। ऐसा मैं हूँ, अब मान लो मुझे पता चले कल को कि BSNL और VI मिल चुके हैं, और वो भले ऑफिस सबके अलग अलग हैं, लेकिन मेरे को सर्विस कहीं भी मिल सकती है, तो मैं BSNL की सिम में मेरे को कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं VI के ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि अब एक ही एंटिटी हो चुके हैं, तो वहाँ जाके सारी चीज़ें हो सकती है। तो कितना अच्छा होता है ना। मगर नहीं, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, बस उनको फंडिंग की दिक्कत है और AGR का सबसे बड़ा प्रेशर है, उसको करने के बजाय जिसका मैनेजमेंट ही ख़राब है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड ही ख़राब है, उसमें आप फंड्स पोर कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है मेरे हिसाब से। जो मैंने चीज़ बताई वो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे बोल दी हो, लेकिन आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से किया जा सकता था काम को। मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट होती। और चलो ठीक है, अब मैं आगे बताऊँगा वैसे इस सारे पॉइंट्स का लास्ट में क्या तुक बनता है। मगर एक सच बात बताऊँ ना, एक इंडियन होने के नाते BSNL एक खोखली कंपनी है। वो ऐसा डूबता हुआ जहाज़ है जिसे बचाना मुश्किल है। ट्राई कर रही जाएगी गवर्नमेंट, जैसे जहाज़ डूब रहा है ना उसमें पानी भरता जा रहा है, तो गवर्नमेंट रिवाइवल पैकेज वगैरह से ये पानी निकाल रही है, मगर जो जहाज़ के लोग हैं BSNL के एम्प्लॉयज़ वो कुछ नहीं कर रहे। वो बैठ के आराम से देख रहे हैं कि चलो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पानी निकाल रही है, नाव डूब रही है, लेकिन गवर्नमेंट पानी निकालती जा रही है। वो खुद से कुछ नहीं कर रहे, कभी लाइफ बोट सेट करके कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऐसे बैठे हैं। बेस्ट ये एग्जाम्पल है। और अगर यहाँ पे VI को डाला जाए तो VI शिप नाव बिल्कुल सही है, मगर जो गवर्नमेंट पानी डाल रही है ना, BSNL का जो नाव में पानी है उसको निकाल के फेंक रही है ना, तो वो क्या है, VI के उसमें अक्यूमुलेट हो चुका है पानी, तो उसकी वजह से प्रॉपर सही नाव है वो, लेकिन फिर भी वो डूब रही है। गवर्नमेंट चाहे तो कह सकते हैं कि इस नाव के सारे लोग इधर आ जाओ, इस नाव को भले ही डूबने दो, लेकिन मर्ज कर दो एंटिटी को, ताकि एक नाव तो कम से कम पार पहुँचे। मुझे इस लैंडस्केप से ऐसा लग रहा है ना कि VI और BSNL के सब्सक्राइबर्स इरोड होंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फाइनली मर्जर हो ही जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ तो क्या लगभग सारी, जिसमें देर होने के बाद ही चीज़ें पता चलती है, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी थी। और BSNL का ऐसा होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है ना कि इतना पैसा किसी प्राइवेट का ऑपरेटर को मिलता है ना तो इंडिया का नंबर 1 होता है, लेकिन BSNL अभी भी नंबर 4 है, और वो 3rd भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो इसी तरह से रहा
तो मुझे क्या लगता है कि यही रीज़न है कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड बहुत ख़राब है और कस्टमर सर्विस भी बहुत बेकार है। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि मैंने पूरी वीडियो में अभी तक यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए होंगे, और हो सकता है कि चीज़ सुनने में बुरी लगे, मगर मुझे ऐसा लगता है ना, 4G छोड़ो, 20% मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं सब लोग, लेकिन 5G आने के बाद भी बीएसएनएल का मार्केट शेयर कुछ बढ़ने नहीं वाला। मेन यही रीज़न है। सबसे बड़ा बताऊँ क्या? ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। आज के टाइम में भी किसी को मान लो पता नहीं है बीएसएनएल 5G ला चुका है, लेकिन कोई आपको बोले ना, या आप उसको बोलो कि बीएसएनएल की सिम ले लेते हैं, बीएसएनएल की सर्विस ले लेते हैं, तो सामने वाला 10 बार सोचता है बीएसएनएल बीएसएनएल। मतलब मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू गिर चुकी है बीएसएनएल की, ठीक है। कितना भी रिवाइवल पैकेज लगा लें, कितना भी चीज़ों को सही कर लें, लेकिन अब डैमेज जो हो चुका है वो हो चुका है। हाँ, कल को नाम चेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं खुद की साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ, जैसे आपको बताया ना, एक कंट्री का सिटीज़न होकर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है बीएसएनएल डूम्ड हो चुकी है। अब कितने भी 5G रिवाइवल पैकेज कुछ भी आ जाए, 20% का मार्केट शेयर तो क्या, वो तो 8G आने के बाद भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वीडियो के एंड में क्लियर करूँगा कि क्यों मुझे लगता है मेरी बात गलत होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार अपर और लोअर मैनेजमेंट में कोई कनेक्शन ही नहीं है बीएसएनएल का। मतलब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, बीएसएनएल के चेयरमैन इतने पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है बीएसएनएल के लिए, इतने एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं वो, और सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारे लॉज वगैरह भी इस तरह से चेंज किए ताकि ईज़ ऑफ यूज़ हो जाए बीएसएनएल को सारे काम करना। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बीएसएनएल के नीचे लेवल के जो लोग हैं ना, वो सबकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, किसी का काम होने ही नहीं देते। मतलब आप खुद सोचो ना, इतने अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स हैं, बीएसएनएल के चेयरमैन वगैरह सब अच्छे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? गवर्नमेंट भी इतने अच्छे से सपोर्ट कर रही है, रिवाइवल पैकेज देके, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सिर्फ एक जगह आ रही है, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, बिल्कुल ही ख़राब है। मेरा एक्सपीरियंस आपने देख लिया, हवा में बातें नहीं कर रहा, किसी से भी पूछना बीएसएनएल का, सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा आसपास के लोगों का। खुद जाके देख लेना ऑफिस में इस वीडियो के बाद, अगर आप चाहो तो, टाइम हो तो यही है। इसलिए तो मैंने सजेस्ट किया कि यार ये एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा असेसमेंट होना चाहिए और सबको बाहर निकालो। अच्छा भाई, सर्विस नहीं दे रहे, तुम भी नहीं कर रहे, बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताऊंगा सोल्यूशन, वीडियो में लटका के नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम बता दी, और ये बात भी थोड़ी वैसी लग सकती है, मगर पब्लिक का पैसा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में डालना जो कि डूबती नाव है, मुझे तो कोई सेंस लगता नहीं है। इसका कोई आउटकम भी नहीं आने वाला जिस तरह से मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से बेस्ट ये होगा कि इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, अंबानी और अडानी को देने के अलावा किसी को भी दिया जाए, ठीक है। मैं ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अंबानी के पास जियो है, अडानी के पास पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीकॉम में भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेटाइज करना चाहिए, और वो सोल्यूशन आगे दूंगा। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट कैंडिडेट है ना, वो वीआई है इनके लिए, ठीक है। अब वो सारा क्यों है वो किसी डिटेल वीडियो में बना देंगे, जिसमें हाँ एक स्पेसिफिक कभी वीडियो बना दूंगा, बीएसएनएल और वीआई का मर्जर क्यों होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को किस तरह से बेनिफिट करेगा, वो अलग से बता दूंगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इससे ऐसा करना चाहिए कि जो भी सिस्टम है ना, जैसे बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ को वीआरएस मिल जाने चाहिए, और कस्टमर सर्विस में बाकी सारी जो मेट्रो नेटवर्क वगैरह में वीआई के एम्प्लॉयज़ को काम करना चाहिए एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। बीएसएनएल से उनका कोई लिंक नहीं होगा, ना सैलरी होगी, ना फिर कोई रिटायरमेंट स्कीम मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं, वो सब प्राइवेटली मिलेगा, जिससे उनको काम करने का मोटिवेशन बनी रहेगी, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। और इस टॉपिक की बात करें कि यार बीएसएनएल का 4G 5G डिप्लॉयमेंट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो मेन उसका ये रीज़न है कि आत्मनिर्भर भारत की वजह से जो पूरा परचेज ऑर्डर मिला ना, तेजस और टीसीएस को मिला। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, मैं भी पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ना, गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से करना चाहिए था कि इतना % इंडियन कंपनी को मिले, इतना % बाहर की कंपनी को मिले, लेकिन चाइना की कंपनी को ना मिले, ठीक है। चाइना की कंपनी वगैरह ZT वगैरह उनको हटा दिया पहले, काफ़ी अच्छी चीज़ करी, लेकिन टावर में अभी भी इक्विपमेंट लगा रखे हैं। इसमें मेरा एक और पॉइंट बनता है कि यार जब चाइना के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं हो सकते, तो चाइना के फ़ोन कैसे यूज़ हो रहे हैं इंडिया में? चलो वो अलग कब वीडियो बनाएंगे उस पर, लेकिन हाँ, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती हुई कि उन्होंने टेंडर वगैरह जो भी पास करे उसमें से कुछ पर्टिकुलर % निकालनी चाहिए थी। जैसे नोकिया और ये एरिक्सन वगैरह जो ब्रांड्स है ना, जियो, एयरटेल, वीआई, इन लोगों को सप्लाई करता है अपना नेटवर्क गियर, जैसे 5G भी कितना जल्दी डिप्लॉय हो गया इंडिया में, तो इस तरह से कुछ % इनको देना चाहिए था, कुछ % देना चाहिए था तेजस को, इस तरह से। इससे पता है क्या होता है, जैसे अब तेजस वगैरह है, इक्विपमेंट बना रहे हैं नेटवर्क के अभी तक, लेकिन इतना बीएसएनएल जितना 1 लाख साइट्स का अभी तक इंडिया में डिप्लॉयमेंट नहीं किया। तो ये तो मतलब यही हुआ ना
कि वो अभी तक हाथ में एक एक ईंट लेके चलते थे, लेकिन अब उनके पास 2-3 हज़ार किलो का बड़ा सा पत्थर आ गया और उनको संभाल के लेके जाना है। तो उनकी प्रिपरेशन भी नहीं थी, इसी वजह से जो डिले हो रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कम से कम ऐसा होना चाहिए था, कुछ परसेंटेज तेजस को मिलना चाहिए था, कुछ दूसरी कंपनी को मिलना चाहिए था, जैसे नोकिया एरिक्सन वगैरह हो गए, इस तरह से होना चाहिए था। कंप्लीटली आत्मनिर्भर जाके कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन कंपनीज़ पे लोड आ गया। टीसीएस वालों को भी क्या पता था इतने ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, इतना ज़्यादा उन पे लोड आ जाएगा, इतनी साइट्स को मेंटेन करना और सब करना, और इनके पास एक्सपीरियंस भी नियर जीरो ही है। मतलब हाँ, पहले का बहुत होगा, लेकिन इस तरह का वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट में एक्सपीरियंस लगभग ज़ीरो ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो एम्प्लॉयज़ वगैरह कह रहे हैं इस बात को, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज़ को तो थोड़ा शांति रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बीएसएनएल के लिए आज तक क्या किया मुझे तो दिखता नहीं है। जब जब मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मुझे ऐसा ही लगा कि बस सैलरीज वगैरह मिल रही है उनको। तो ये चीज़ है, मुझे ये लगा कि डेफिनेटली इस तरह का किया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। मगर चलो, अब तो टीसीएस को मिल चुका है, तेजस को मिल चुका है, होपफुली काफ़ी जल्दी होगा डिप्लॉयमेंट। फुल्ली सपोर्ट करता हूँ आत्मनिर्भर भारत को, और डेफिनेटली होना चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर है, हालांकि पहला फेज़ था, डिप्लॉयमेंट काफ़ी डिले हो गया, 2-3 साल और लग जाएंगे, लेकिन उम्मीद है आगे से जो भी चीज़ करेगा तेजस वगैरह और इंडियन ब्रांड कंपनीज़, वो काफ़ी तेज़ी से होंगी। ठीक है, अब इसके साथ जो मेन बात यहाँ पे आ जाती है ना, वो मुझे बीएसएनएल से है कि हालांकि कहते हैं इंडिया का बहुत अफोर्डेबल है बीएसएनएल, लेकिन पिछले 2 सालों में प्राइसेस कुछ इस तरह से बढ़ा रहा है, जैसे वो मतलब प्राइसेस भी नहीं बढ़ा रहा, तो वैलिडिटी इस तरह से कम कर रहा है। तो मतलब एक ही तरह से लीनियर उस तरह से देखा जाए तो वैसे ही हो जाता है कि मतलब यार, पहले 107 में कितनी 360 दिन तक की वैलिडिटी मिल जाती थी, अगर मेरे को सही से याद हो, तो वो कम होते 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 अब 35 दिन की रह चुकी है। ये भी आगे जाके पता नहीं 12-15 दिन की ना हो जाए। तो मतलब यार, 2G 3G प्लेटफॉर्म में तुम इतने ही ज़्यादा प्राइसेस को बढ़ा रहे हो। ठीक है, समझ में आता है, 4G डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता, फिर तुम प्राइवेट ऑपरेटर जितने ही प्राइस कर लेते। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए बीएसएनएल को, गवर्नमेंट का एंटिटी होने का मतलब ही क्या हो, लेकिन छोड़ो। तो यार, इन्होंने 2G और 3G कस्टमर्स के लिए भी इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए, ऑल दो काफ़ी सस्ते हैं बाकी ऑपरेटर्स के मुकाबले, लेकिन खुद के से कंपटीशन करे बीएसएनएल पहले से, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो यही चीज़ है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था बीएसएनएल को। ये प्लान्स तो इस तरह से बढ़ा रहे हैं जैसे 8G की प्राइसेस हो, लेकिन सर्विस इनकी 1G की भी सही से नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से इसमें भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और हर साल करोड़ों यूज़र्स बीएसएनएल को छोड़ के अपनी सिम किसी और ऑपरेटर में, प्राइवेट में पोर्ट कर रहे हैं, और बीएसएनएल इसे डिज़र्व करता है, मैं ऐसे मानता हूँ। बीएसएनएल एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो सब, हाँ, इससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले एक कस्टमर यूज़ करे बीएसएनएल को या 1 करोड़, उनको तो अपनी सैलरीज, वीआरएस और ये जो बाकी सारी चीज़ें, रिटायरमेंट फंड सब मिल जाएगा। मगर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। सारी की सारी गलती उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह की, उनकी केयरलेसनेस नेचर की वजह से, जो कस्टमर का, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा, हमको जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर उस तरह से, वही रीज़न है बीएसएनएल के डाउनफॉल का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये पूरा सेगमेंट मैंने, जो मेरा ट्रेंड था अंदर से, मेरे को अंदर से बातें बतानी थी बीएसएनएल को लेके, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके लास्ट में एक लाइन मैं ऐड कर देता हूँ गाइस, मैं किसी भी तरह का कोई लॉयर नहीं हूँ या फिर कोई इकोनॉमिस्ट या ऐसा कोई भी इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ इंडिया का, तो जिससे जो चीज़ उसे लगी कि इस तरह से सही की जा सकती है, ये प्रॉब्लम्स है बीएसएनएल में, वो मैंने बता दी। अब आगे कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशंस दूंगा, और एक्सपेक्टेशन जो नई बीएसएनएल से है मेरी, पॉजिटिव वाइब के साथ वीडियो को एंड करेंगे, वो आगे बताऊँगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कोई भी किसी थर्ड पार्टी से कोई एफिलेशन नहीं है, जो मुझे लगा मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया। हो सकता है किसी को मेरी बात सही ना लगे, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मेरा कोई भी इंटेंशन गवर्नमेंट को बुरा कहने का, बीएसएनएल को बुरा करने का, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ को बुरा कहने का नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दिक्कतें हैं, वो एक ऐसी लैंग्वेज में मैंने बताई जो मेरे दिल के अंदर थी, और लोगों को भी समझ में आएगी, एम्प्लॉयज़ को भी समझ में आएगी। होपफुली बीएसएनएल के भी हायर अथॉरिटी के लोग इसको देख रहे होंगे, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये अपनी कंपनी में, अब बीएसएनएल ऑर्गेनाइजेशन में इसको ठीक किया जाएगा, जिससे हमें और अच्छा बीएसएनएल देखने को मिलेगा। मेरी तो ये उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस की, जो मैं नए बीएसएनएल से चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, सबको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो रेगुलर ऑडिट्स होते रहने चाहिए, साल में कई बार। ऑडिट्स का मतलब ये है कि बाहर से कोई आके आपकी कंपनी में चेक कर रहा है, अंदर एम्प्लॉयज़ में नहीं, बाहर से कोई आके चेक कर रहा है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। एक और रीज़न था इनके डाउनफॉल का, 2G जो स्कैम हुआ, उसके बाद से बीएसएनएल डाउनफॉल पे गया। ठीक है, उसकी अलग से कभी वीडियो बना देंगे, मेरे हिसाब से लगभग सबको ही पता है बीएसएनएल का 2G स्कैम। तो लेकिन उसके बाद से तो ऑडिट्स वगैरह होते रहने चाहिए, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ या फिर जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो सही से काम नहीं कर रहे ना, उनको वीआरएस दे के निकाल देना चाहिए, और फ्रेश टैलेंट लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, जो फ्रेश टैलेंट आएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, गवर्नमेंट से कोई लेना देना होगा ही नहीं। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ के लिए टेंडर निकालती है ना गवर्नमेंट, जैसे तेजस वगैरह के लिए, तो उस तरह से होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स निकलने चाहिए कि 1000 लोगों की ज़रूरत है राजस्थान में बीएसएनएल को 12 महीनों के लिए,
तो 12 महीने जो कोई भी प्राइवेट कंपनी है टेलीकॉम में एक्सपर्ट है वो हायर करवा के ला देगी लोगों को, 12 महीने की उनकी सैलरी मिल जाएगी, 12 महीने खत्म होते ही वो कट और सैलरी उनको पूरी मिल गई और वो लोग गए और कोई अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, एक तो एम्प्लॉयज़ पे जो लोड आता है ना वो चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ भी घर बैठ सकते हैं वीआरएस लेके, और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये, बीएसएनएल के रेवेन्यूज़ पे कोई लोड नहीं आएगा कि जो भी सारा पैसा है वो उनको एम्प्लॉयज़ की खर्चों में, फिर एक्सपेंसेस में, वीआरएस में, रिटायरमेंट फंड में नहीं देना पड़ेगा। वो जितना वो काम करेंगे उनको मिल जाएगा, बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, ये मेरा बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ को। और इसी के साथ ही जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ आउटसोर्स कर दो, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें दिक्कत भी आती है लेकिन बीएसएन को देखते हुए अभी वो जिस स्टेट में है, आउटसोर्सिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। और इन्हें सबसे मेन तो अपने कस्टमर सर्विस को, एक्सपीरियंस को अपग्रेड करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। और ये इसी चीज़ से होगी अगर वो बाहर से टैलेंट को आउटसोर्स करेंगे, पैशनेट लोग हैं और प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे तो डेफिनेटली होगा। और अब बीएसएनएल में सरकारी कंपनी की तरह हायरिंग बंद करनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, फिर उनमें थोड़ा उस तरह का एटीट्यूड भी आ जाता है। टॉप के मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स हैं, चेयरमैन वगैरह टॉप के लोग हैं, वो तो डेफिनेटली आए, मगर जो लोकल मैनेजमेंट है ऑफिस में, जो लोग कस्टमर से डील करते हैं, उनको मेरे हिसाब से कम आउटसोर्स कर लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटिटीज़ को ऐसा किया है और डेफिनेटली उनकी ग्रोथ हुई है, उनमें अपग्रेड्स आए, तो बीएसएनएल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है इसके बाद। ये मेरा सजेशन है। और आपको पता होगा 1-2 साल पहले भारत नेट जो प्रोजेक्ट था उसे बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया गया, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। भारत नेट वालों का ये स्टेटमेंट था कि बीएसएनएल के साथ हमें मर्ज नहीं होना, क्योंकि अगर हम उनके साथ मर्ज हो गए तो उनके जैसे ही हो जाएंगे, उनके ख़राब एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे हमारे उसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, ठीक है। वो तो पहले का चीज़ हो गया, मर्ज भी कंप्लीट हो चुका है दोनों में, अब उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं है। लेकिन आपने देख लिया, लेकिन भारत नेट वालों को भी क्या था, मैं ही नहीं कह रहा, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं लोग उनको भी ये चीज़ पता है ना। और मेरे हिसाब से मिनिस्टर्स वगैरह सर, अपने अश्विनी वैष्णव सर और इसी के साथ ही जो एमडी चेयरमैन है बीएसएनएल के, सबको ये चीज़ पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, मैं लॉयर वगैरह कोई नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानता लीगल चीज़ें किस तरह से इनको किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, मगर आई होप जो भी बीएसएनएल के साथ होगा अच्छा होगा आगे। तो हाँ, तो ये जो भारत फाइबर है ना, तो जैसे ग्राम पंचायत वगैरह को कनेक्ट कर रहे हैं फाइबर से, ब्रॉडबैंड वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली है। जैसे फिर वहाँ पे एजेंट्स हो जाएंगे गवर्नमेंट के, एक तरह से 50-50 पार्टनरशिप के साथ वो होगा कि हर कनेक्शन पे आपको 50% कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। वो अलग चीज़ है, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे भले ही उसकी। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फाइबर अगर पूरे इंडिया में बेची रही है, तो क्या 99% अप टाइम के साथ हम दूसरों को लीज़ में नहीं दे सकते? जैसे बेस्ट एक प्राइवेट ब्रॉडबैंड प्लेयर है एक्साइटल, वो जैसे किसी भी शहर में एक्सपेंड करता है ना, खुद की फाइबर्स नहीं डालता अंडरग्राउंड, वो एयरटेल, टाटा, इनसे बैंडविड्थ लीज़ में ले लेते हैं उनकी फाइबर्स में। भारत नेट जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें ऐसा होना चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली प्रोवाइड करिए हर गांव में फाइबर और उनका इंटरनेट, इसी के साथ ही वहाँ पे एक ऑप्शन दे देना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज भी लीज कर सकती है 99.9% SLA, मतलब अप टाइम जो भी है सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, उस हिसाब से। उससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज भी हर जगह पहुँच पाएगी, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और कॉम्पिटिशन जहाँ भी अच्छा आएगा ना, वहाँ पे कस्टमर्स का ही फायदा होगा, सर्विसेज अच्छी मिलती है, ये होगा। दूसरी चीज़, बीएसएनएल को फ्री में रेवेन्यू मिलेगा ना। अब तो भारत फाइबर और मतलब भारत नेट और बीएसएनएल तो मर्ज हो चुके हैं, भारत फाइबर अलग है बीएसएनएल का, ठीक है, बीएसएनएल का सब डिवीजन है वो। तो उससे क्या होगा कि रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, प्रॉफिट्स भी मिलने लगेंगे, और जो बीएसएनएल जो पैसा लगा रहा है ना इतना सारा डिप्लॉय करने में नेटवर्क को, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनीज़ को भी बेनिफिट होगा ना। एक ही फाइबर अगर मान लो यहाँ से दूसरे गांव में कनेक्ट करना है, जियो बिछाती है, एयरटेल बिछाती है, वीआई बिछाती है, बीएसएनएल बिछाती है, तो 4-4 फाइबर बिछाने का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ कंपनीज तो होती है उनका रूल है खुद की बिछानी है। अगर यहाँ पे 5 कोई नए ब्रॉडबैंड प्लेयर्स आए जिनके पास इतना पैसा नहीं है फाइबर बिछाने का, तो वो बीएसएनएल के साथ भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू फाइबर्स बिछा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बीएसएनएल को रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और कॉम्पिटिशन जैसे 4 प्लेयर्स यहाँ थे, सिर्फ 4 ही रहते, तो अब यहाँ 5 आके 9 हो गए, तो सबका बेनिफिट है ना, कस्टमर को चॉइस भी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चीज़ है मोनेटाइज करने का। लैंड मोनेटाइजेशन वगैरह की बातें बहुत सारी है बीएसएनएल में, तो उसकी चलो अलग टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें ऐड करने वाला था लेकिन मैं सोचा अलग टॉपिक हो जाता है। मगर ये कि 20,000 करोड़ जितनी लैंड भी बीएसएनएल मोनेटाइज करना चाह रहा था, लेकिन वो भी अभी तक हो नहीं पाया, उसका 10% भी नहीं हुआ। तो मिनिस्टर्स ने पूछा है कि क्या दिक्कत आ रही है होने में, तो चलो उसको कभी अलग वीडियो में बता देंगे अगर डिमांड आई तो। और जैसे ही मैंने आपको बताया, भारत नेट प्रोजेक्ट के साथ ही जो बीएसएनएल का भारत फाइबर है ना, भारत एयर फाइबर वो अलग चीज़ है, उसकी मैं कभी वीडियो बना दूंगा। भारत फाइबर जो है ना, उसमें जो भी प्लान्स हैं इनके ब्रॉडबैंड के, वो सेम प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरह है, एयरटेल जियो की तरह, उसमें उनमें ओटीटी मिल जाता है, बीएसएनएल में नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार गांव-गांव में जो सारी चीज़ें हो रही है तो प्राइसेस को थोड़ा कम किया जाए, तो जिससे सिर्फ ना ही गाँव के लोग, मगर जैसे मैं भी सिटी में रहता हूँ ना, तो अगर मैं देखूँगा कि
जियो, एयरटेल, बाकी सब सारे ऑपरेटर्स 1500 में 300 Mbps दे रहे हैं, BSNL भी 1500 में 300 Mbps दे रहे हैं। तो 99% लोग इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को ही लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया BSNL की ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम है, ठीक है, रीज़न आपको बताइए। तो उसकी वजह से तो क्यों ना BSNL गवर्नमेंट एंटिटी होने की वजह से क्यों कम्पीट कर रही है इनसे सेम प्राइसेस में। प्राइसेस कम कर दो ना, या फिर स्पीड बढ़ा दो। चलो स्पीड तो बढ़ाने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं BSNL से, लेकिन कम कर देते हैं थोड़ी प्राइसेस को। इससे क्या है, लोग देखेंगे अच्छा प्राइवेट ऑपरेटर्स इतने रुपए में दे रहे हैं, BSNL तो सेम चीज़ थोड़े कम में दे रहा है, इसको लगवा लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। ये भी मेरा काफ़ी अच्छा सजेशन था। कम्पीट करना चाहिए, प्राइसेस के मामले में करे BSNL तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्विस के मामले में करेगा तो लोगों का अभी इतना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से हो जाए। फ़िलहाल के सर्कमस्टेंसेस को देख के तो नहीं लगता, मगर फिर भी ओके। अब इसके बाद जो BSNL को जोन में डिवाइड कर रखा है, जैसे राजस्थान का जोन अलग है, वो सारी चीज़ें, अब उसकी टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जोन में डिवाइड नहीं होना चाहिए। इससे हाँ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑन पेपर देखने में लगता है कि एक जोन को इतना काम मिला, वो हो जाएगा, लेकिन उससे क्या ओवरऑल जो है ना स्ट्रक्चर है और एक जो लिंक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो टूट जाता है, ठीक है। और कंपटीशन की तरह तो क्या ही देखते होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो सब क्या है वैसे रहते हैं। हाँ प्राइवेट में ज़रूर जो है उसमें जोन्स हो जाते हैं ना, तो उनके टारगेट मीट करने पड़ते हैं कि इस जोन में आपको इतना सेल्स आनी है, वो सारी चीज़ें इस तरह से होता है। मगर BSNL क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है, मेरे हिसाब से पैन इंडिया एक ही ऑर्डर चलना चाहिए। जैसे BSNL और MTNL का एक ही चीज़ चल रही है ना अभी, जैसे ऑफिशियल्स मानते हैं कि एक ही कंपनी हो, तो उस तरह से होना चाहिए। जोन का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। मगर हो सकता है मेरी नॉलेज में इतना ना हो, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हो उसके लिए, तो मेरा तो यही मानना था। और जोन से एक और प्रॉब्लम लगती है कि पॉलिटिकल हो जाता है कभी भी। जैसे राजस्थान में कोई दूसरा इलेक्टेड है या फिर कहीं और कुछ है, तो फिर जोन की वजह से दिक्कत आ जाती है कि यहाँ वो फिर चलो पॉलिटिक्स में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मगर मेरे हिसाब से जोन ना हो, अगर पैन इंडिया एक ही तरह से काम करे BSNL, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर लॉस को देखते हुए सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी क्वेश्चंस के साथ नहीं छोड़ूंगा वीडियोस को, सारे जो है सोल्यूशंस वो दूंगा। तो ये मैंने आपको सोल्यूशंस बता दिए। BSNL का कोई भी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और आप डेफिनेटली ये चीज़ें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। BSNL में डेफिनेटली नया BSNL हम सब देखना चाहेंगे। हम सब चाहते हैं BSNL बहुत ज़्यादा आगे जाए। पर्सनली हम सब यूज़ करना चाहते हैं BSNL को, ठीक है। अब सबसे पहले जल्दी से मैं कंक्लूजन दे दूंगा, फिर जो मैं इस बात को कहने वाला था वो कंक्लूजन की बात कह देता हूँ। सबसे पहले अगर पर्टिकुलरली BSNL सिम की बात करूँगा, अगर आप BSNL की सिम लेना चाहते हो या नहीं, अगर आपका ये मेरे से क्वेश्चन है ना, आप अपने एरिया में चेक करना 4G आ चुका है नहीं, किसी के पास सिम है तो आप टेस्टिंग वगैरह कर लेना किस तरह से चल रहा है, उसके बाद आप ले सकते हो। पहले से अच्छा है मैं ये मानता हूँ, 4G के साथ और अच्छा होगा मैं ये मानता हूँ। मगर मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कोई रीज़न नहीं बन रहा ना लेने का, आप सिर्फ ऐसे ले रहे हो टेस्टिंग के लिए, तो ले सकते हो। मगर आपको लग रहा है कि अच्छा एक बार देख ही लेते हैं, मैं अपना ऑपरेटर स्विच करके ले लेता हूँ BSNL कैसा है, तो मेरे हिसाब से अभी आप अवॉइड करना। टेस्टिंग के लिए ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंडरी सिम की तरह रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद उम्मीद है फ्यूचर में अच्छा होगा, मगर मैं तो फ़िलहाल के लिए थोड़ी उम्मीदें छोड़ रखी है BSNL से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी सारी की सारी बातें गलत हो जाए। किसे पता यार, क्या पता ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाए और मैं हार जाऊँ। लेकिन मेरी हार होगी ना अगर इस वीडियो को गलत प्रूफ करके BSNL की, तो मेरी और पूरे इंडिया में हम सब की जीत होने वाली है नए BSNL के साथ। और मुझे उम्मीद है कि वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम करेंगे। मैं चाहता हूँ जो मैंने इस वीडियो में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बोले BSNL के, BSNL उन सबको सुधार ले और काफ़ी अच्छा हो जाए। मैं तो चाहता हूँ नंबर 1 प्रोवाइडर बन जाए, ब्रॉडबैंड में भी, सिम के मामले में भी टेलीकॉम प्लेयर बन जाए इंडिया का। यही उम्मीद है मुझे मेरे BSNL से। मेरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब का है BSNL, ठीक है। अगर हम सब और एम्प्लॉयज़ भी BSNL को अपने अंडर लेके ही काम करें, कि मतलब अपना खुद का ब्रांड समझ के काम करें, तो डेफिनेटली इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन सकता है BSNL। हम सबको ये उम्मीद है, तो अच्छा काम करेगा, हम सबको पता है BSNL। और हो सकता है शायद ये सपना सपना ही रह जाए, मगर मैं चाहता हूँ ये ना हो ऐसा, काफ़ी अच्छा काम करे BSNL। तो यही चीज़ थी। जो भी होगा समय सारी चीज़ें बता देगा, जैसे कि समय बता रहा है और बताएगा भी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आता रहूँगा, ना कि सिर्फ BSNL पे, बाकी सारी प्राइवेट और दूसरी कंपनीज़ में भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम चैनल है। कोई भी मेरी तरह बात नहीं करता, मेरी तरह किसी की वीडियोज़ नहीं होती। भले इसके बाद बन जाए, लोग क्रेडिट ना दे, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। और इसी के साथ ही गाइस बस आज के लिए इतना ही था। मुझसे कोई गलती हो गई तो अब मैं हाथ जोड़ के आप सबसे सॉरी मांगता हूँ, मगर मेरे दिल में जो बातें थी फाइनली इस वीडियो के बाद क्लियर हो चुकी है। और मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है अभी ये, मगर दिल हल्का हो गया, अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। उम्मीद है BSNL नए रास्ते पे जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी करेगा, हम सबको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, गवर्नमेंट भी खुश होगी और सारे दूसरे देश इंडिया को मुड़ के देखेंगे यार, इनकी तो खुद की गवर्नमेंट की कंपनी इतनी अच्छी है, क्या मज़ा आ जाएगा ना, खुद सोचना।
थैंक यू सो मच गाइस। भारत माता की जय। मज़ा आ गया होगा इस वीडियो को देख के। लास्ट में कमियां बताई, ज़रूरी होती है बतानी डेफिनेटली, ताकि इम्प्रूवमेंट कर जा सके। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मगर कमियों को दूर करने के बाद ही जो भी चीज़ सही करता है वही सही कहलाता है। ठीक है, आई होप इंडिया सबसे आगे जाएगा। इकोनॉमी वगैरह में तो बूम कर रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में भी BSNL वगैरह सबके साथ बूम करेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में या फिर कहीं भी भेजना चाहो तो। पॉडकास्ट स्टाइल है, उसको सुन भी सकते हो। और यही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पहले की वीडियो देखनी, चैनल को खोल के देख सकते हो, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, इनमें से कोई वीडियो देख सकते हो। बाय, सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट आता रहेगा। लव यू गाइस। भारत माता की जय। BSNL आगे जाए, यही सारी उम्मीद है।